Good evening, students. Good evening, sir. So, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया था। हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सो नेक्स्ट इज हेडिंग लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस का मतलब है फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। सो लाइट की प्रेजेंस में जो फॉर्मेशन ऑफ फूड है, बिकॉज जो बनेगा वो ऑर्गेनिक सल्यूट, जैसे आपने फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि लीफ बनाती है और उसको फिर फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कुछ ब्लिंक कर रहा है, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है क्या? No, sir. No, हाँ, ये कुछ ब्लिंक कर रहा है। मैं एक मिनट रीजॉइन कर। अभी क्लियर है? Yes, sir. ओके। सो Yes, sir. फोटोसिंथेसिस, हाँ चलो, इट्स गुड। फोटोसिंथेसिस जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है जिसमें प्लांट और एनिमल के मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में दिया है, तो उसी में आपको फोटोसिंथेसिस के भी बारे में दिया हुआ था थोड़ा सा। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट, वो लाइट की प्रेजेंस में फूड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। लाइट मतलब सनलाइट, और फूड की प्रिपरेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ शुगर। बिकॉज फोटोसिंथेसिस में जो बनता है वो शुगर का फॉर्मेशन होगा, हेक्सोस शुगर जैसे आप बोलते हैं। हेक्सोस शुगर का मतलब है 6 कार्बन की कोई भी शुगर जो होगी वो हेक्सोस शुगर कहलाएगी। तो हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है ना। अगर हम इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इसको मैं अपने तरीके से लिख रहा हूं कि वी हैव सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बनेंगे वो शुगर बनेंगे। शुगर भी 6 कार्बन की होती है तो हेक्सोज शुगर कहलाती है। जिन लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा है तो 6 कार्बन की शुगर को हम क्या बोलते हैं? हेक्सोज बोलते हैं। बनेंगे कहां से ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म से। सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म्स कौन सी हैं? लाइक CO2 एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके हेक्सोस शुगर यानी जो 6 कार्बन की शुगर है वो बनाई जाएगी। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हेक्सोस 6 कार्बन का जो ग्लूकोज बनेगा वो ऑर्गेनिक है। ये सिंपल कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, SL सनलाइट के लिए कई बार आएगा, एक बार आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है ग्रीन कलर का जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। सो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन क्या है? रिलीज हो जाती है। तो ये डेफिनेशन हो गई फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर from simple inorganic forms like CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll during which oxygen is released as byproduct is called photosynthesis. इसको हमने सनलाइट की वजह से फोटो वर्ड यूज किया और हम सिंथेसिस की तरफ जा रहे हैं।
इसलिए ये फोटोसिंथेसिस वर्ड यूज हो गया। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो बनता है, लाइक ये शुगर बनेंगी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? ये पहले है तो इन्हें बोला जाता है प्राइमरी। फोटोसिंथेसिस के बाद बने तो क्या कहलाएंगे? फोटोसिंथेट कहलाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी फोटोसिंथेट्स, या ये मेन प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस के। जैसे आप प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट पढ़ते हो, सबस्ट्रेट क्या है? ये है, ये दोनों क्या है? ये सबस्ट्रेट फॉर फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन प्लांट कभी नहीं बनाना चाहते, वो तो रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट होता है। जब इससे ये बनाएंगे तो ये एज ए बैलेंस रिलीज होगी, तो ऑक्सीजन क्या कहलाता है? दिस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पूछा गया है क्वेश्चन नीट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? बाई प्रोडक्ट मतलब जो बैलेंस होकर रिलीज हो जाएगा। सो दैट इज ऑक्सीजन। गैस है इसलिए एरो बना दिया कि वो डिफ्यूज करके एनवायरमेंट में चली जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, वाटर को यूज करके मेन हेक्सोस शुगर बनाता है प्लांट, उसकी चॉइस ये है। ये रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है तो छोड़ दिया जाता है। अब जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आप पहले से जानते हैं, उस बेसिस पे आप लिखेंगे तो यहाँ कहलाता है 6CO2 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ, अब मैं लिख दे रहा हूं जगह है यहाँ पे, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। 6 कार्बन की शुगर बनती है तो C6H12O6, ये हेक्सोज है। 6 कार्बन की शुगर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही आएगा, तो इसीलिए 6 कार्बन की है तो हेक्सोज लिखा हुआ है, और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस की बैलेंस इक्वेशन हो गई। हालांकि एक्चुअली जब ये इक्वेशन होती है, अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, तो इनिशियली 12H2O यूज होते हैं और 6H2O बाद में बैलेंस हो जाते हैं। तो एक इक्वेशन ये लिखी जाती है 6CO2 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, CHL क्लोरोफिल है, बनेगा C6H12O6 6O2 ऑक्सीजन जो रिलीज हो गए, 6H2O जो बैलेंस हो गए। हमेशा ये रिएक्शन बेटर है, कभी भी आपको चूज करनी हो। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें ये दोनों इक्वेशन दी हुई है, तो राइट इक्वेशन क्या है? 12H2O वाली, बिकॉज इनिशियली 12H2O यूज होते हैं, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद, पूरे प्रोसेस होने के बाद 6H2O जो है वो बच जाएंगे, मतलब दोबारा बन जाएंगे। ये कहलाता है वाटर, और क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में बना तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर का मतलब है किसी रिएक्शन में जो बनेगा, ये वो नहीं है जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ये वो है जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ, जो वाटर एब्जॉर्प्शन आया, लीफ के लिए पानी पहुंचाना था, तो वो जाइलम में एसेंट ऑफ सैप में आपने पढ़ा कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर प्रोवाइड करता है, तो ये वाटर वो है जो एब्जॉर्प्शन वाला है। ये जो इस रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट बना तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर का मतलब जो मेटाबॉलिज्म से बनेगा वो, और जो एब्जॉर्प्शन में आता है वो एब्जॉर्प्शन का ही। तो दोनों में से बेटर इक्वेशन ये है। ठीक है, इस पूरे सर लेकिन यूज तो 6H2O ही हो रहे हैं, तो सर ऊपर वाली क्यों बेटर नहीं है? इनिशियली 12 यूज होंगे, ये अभी हम पढ़ लेंगे कि आप जब 12H2O यूज करोगे तो ही जो भी आगे कैलकुलेशन आएगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वो पूरी हो पाएगी। अगर 6H2O से करोगे तो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इनिशियली तो हमें जो चाहिए वो यहीं से पूरा हो सकता है, बाद में पूरी रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे ये रिलीज हो गया और ये मेटाबॉलिक वाटर बन गया। शुरू में 12 चाहिए ही चाहिए। 6O2 को रिलीज करने के लिए 12H2O चाहिए, ये चीज ऑलरेडी प्रूवन है, अभी हम किसी एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे कि यहाँ पे 6O2 है तो यहाँ पे 12O चाहिए। ये जो ऑक्सीजन है 6, ये वाली है। ओके सर। तो ये चीज ऑलरेडी प्रूवन है, और फिर यहाँ जो बचेगा 6 ऑक्सीजन वो यहाँ जाएगी। तो जो 6O2 रिलीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले नहीं हो सकते, वो वाटर वाले ही होंगे। ये अभी प्रूवन है, वैन नील के एक्सपेरिमेंट में प्रूव होगा कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर की स्प्लिटिंग से आती है। तो अगर 6 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे, तो 12H2O चाहिए ही चाहिए। आप कह दीजिए कि 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3CO2 ले लें, 3CO2 ले लोगे तो कार्बन पूरे नहीं होंगे, तो यानी यहाँ 6 CO2 चाहिए। फिर यहाँ के जो 6 ऑक्सीजन बचेंगे उनका क्या होगा? वो वाटर वापस बना देंगे। सो इसलिए ये बेटर रिएक्शन है, यही आंसर भी माना जाएगा। ये ना दिया हो तो लोअर क्लास में यही पढ़ाई जाती है, बट अभी 11th के हिसाब से आपकी राइट इक्वेशन
ये नीचे वाली। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? अगर आप पूरे प्रोसेस को देखोगे तो इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे गए तो ये एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा। जहाँ सिंथेसिस होती है वो एनाबोलिक होते हैं, जहाँ डिग्रेडेशन होता है, जहाँ ब्रेक डाउन होता है वो कैटाबोलिक होते हैं। तो ये एनाबोलिक प्रोसेस है। इसमें अगर आप देखोगे एज पर केमिस्ट्री, बोलो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी वीडियो ब्लर थी पहले। ओके, सो एज पर केमिस्ट्री जाएंगे तो CO2 जब ग्लूकोज में चेंज होगी तो कोई बता सकता है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? रिडक्शन। रिडक्शन है ये, है ना, रिडक्टिव प्रोसेस है। अब मेरे हिसाब से तो रिडक्टिव है ही, बाकी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पता करते हो वो यूजुअली आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही। तो एनाबोलिक प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है। और लाइट की फॉर्म में यहाँ पे जो एनर्जी है, सनलाइट में जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स, रेस की फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी कहलाती है। उसको फिजिक्स की वैल्यू में आप फोटॉन्स में कैलकुलेट करते हो। तो फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी यूज हो रही है। क्योंकि एनर्जी यूज हो रही है तो कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। सो फोटोसिंथेसिस कैसा है? इट्स एन एनाबोलिक रिडक्टिव एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये एक तरीका हो गया कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है। एनाबोलिक है, रिडक्टिव है, एंडोथर्मिक है। एनाबोलिज्म इसलिए क्योंकि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे गए। रिडक्टिव इसलिए बिकॉज CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। एंडोथर्मिक इसलिए क्योंकि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस। सो इट्स एन एनाबोलिक, रिडक्टिव एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये बात पूरी हो गई। क्लियर? ये हो गया जर्नल की फोटोसिंथेसिस होती क्या है। अब बात करते हैं हायर प्लांट क्यों लिखा हुआ है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो उसका मतलब वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपने न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का मोनेरा में पढ़ा होगा। आई डोंट नो आपने कितना पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर पढ़ा हुआ है, पढ़ाया सबने कुछ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया का, किसी को याद है? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बता सकता है कोई? हम्म, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो गया। कोई और? ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक मींस, क्योंकि कीमो ऑटोट्रॉफ तो मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ाया, वो कीमो ऑटोट्रॉफ है, वहां सनलाइट नहीं यूज होगा, वहां तो कोई और एनर्जी है जो यूज होगी और सेम रिएक्शन होगी, बट दैट इज कीमोसिंथेसिस नॉट फोटोसिंथेसिस। आई एम आस्किंग अबाउट कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो एग्जाम्पल आता है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अगर आपने पढ़े हैं तो, नहीं हम यहाँ पढ़ेंगे वैसे भी। तो वो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जहां तक साइनोबैक्टीरिया की बात है, साइनोबैक्टीरिया ऑनवर्ड, मतलब मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा में जो आपने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़े होंगे लाइक डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स एंड यूग्लिनॉइड प्रोटिस्ट, और फिर प्लांट किंगडम में एल्गी टू एंजियोस्पर्म। सो साइनोबैक्टीरिया से लेके एंजियोस्पर्म तक सब जगह फोटोसिंथेसिस यही है। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन हायर। हायर प्लांट का मतलब है वो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट। इसका मतलब ऐसी भी फोटोसिंथेसिस होती होगी, ऑब्वियस है, जिसमें शायद ऑक्सीजन ना रिलीज होती हो, जिसमें ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट ना रिलीज होता हो, दैट इज एनऑक्सीजेनिक, और वो बैक्टीरिया में होती है। वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे उसे। तो ये कैसी फोटोसिंथेसिस है? जब भी हायर प्लांट की बात आएगी तो इसका मतलब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है ना। तो इसलिए आपके चैप्टर में, आपके बुक में जो नाम दिया है वो लिखा है स्पेशली कि हम हायर प्लांट्स को लेके डिस्कस कर रहे हैं। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और आगे हम क्या पढ़ने वाले। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले बुक में आपके दिया है टॉपिक की व्हाट वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। हम ऑलरेडी क्या जानते हैं। क्या जानते हैं का मतलब ये कि जो आपने 10th में पढ़ा या 6 की बुक में, 6 की एनसीईआरटी में पहली बार फोटोसिंथेसिस का जिक्र किया गया कि ये भी एक ऐसा प्रोसेस है कि प्लांट अपना खाना बना लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स।
है ना, इन्वायरमेंटल साइंस की बुक में भी दिया हुआ है। तो हम ऑलरेडी प्लांट्स के बारे में या फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं, आपकी बुक में हेडिंग होगी व्हाट डू वी नो। तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता था लोअर क्लासेस के हिसाब से कि फोटोसिंथेसिस में लाइट, क्योंकि फोटो वर्ड है इसलिए लाइट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज जो भी इस शुगर में कार्बन है, इस कार्बन का सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो कार्बन आ रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली कार्बन है। तो हम जो पहले से जानते थे वो ये कि लाइट एंड CO2 आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। अब इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे, वो दो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं, है ना। आपकी बुक में हेडिंग मैं लिख दे रहा हूँ, बुक की हेडिंग यही है कि हम क्या जानते हैं, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की। व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। और इसमें हम जो जानते हैं वो ये कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो ये कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एंड CO2 आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक तो हम ये जानते हैं, प्रूव कैसे करेंगे अभी देख लेंगे। और दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट या ग्रीन पिगमेंट की वजह से होती है, इसीलिए लीफ वर्ड यूज करते हैं, है ना। दूसरी चीज ये कि देयर इज ए ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए। और कहाँ ये प्रेजेंट होगा, ये होता है इन लीव्स, ये लीफ के अंदर होता है। तो हमें इस पिगमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, बिना इस पिगमेंट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ये हम लोअर क्लास से जानते हैं। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे ये हमें समझना है कि लाइट एंड CO2 आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये प्रूव कैसे किया जाएगा। क्लियर, टर्न कर दूं। सर ये ब्लर हो रखा है सर, दिख नहीं रहा। ब्लर हो रखा है, यस सर। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन दोबारा से ऑन करता हूँ। अब क्लियर है सर। ठीक है, आप नोट कर लो, हो जाए तो मुझे। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अभी हम प्रूव करते हैं कि लाइट और CO2 कैसे चाहिए प्लांट के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। ये कहलाता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, है ना, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग ब्लैक पेपर। ये अब करना क्या है आपको, एक आपको पॉटेड प्लांट लेना है लाइक दिस। इसमें कोई पौधा लगा हुआ है, ये इसमें लीव्स बनी होंगी, कहीं भी बना लीजिए आप, लाइक ये लीफ है ऐसे, है ना? ये रूट सिस्टम है, तो इट्स लाइव प्लांट, है ना। आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है। अब करना क्या है, आपको इस पॉटेड प्लांट पे, इसकी आधी लीफ पे आपको एक ब्लैक पेपर लगा देना है। इसको ब्लैक पेपर से कवर अप कर दिया है ना, ये ब्लैक पेपर है। छोड़ दीजिए, लेफ्ट फॉर फ्यू आवर्स। सनलाइट में छोड़ना है, मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि लाइट में आप प्रूव करने वाले हैं। तो इससे प्रूव क्या होगा, आपने इसे लाइट में छोड़ दिया। अब क्योंकि ये हेल्दी प्लांट है, तो अभी तो हमें पता ही है, हमने इक्वेशन लिख ली ना, हमें क्या क्या चाहिए। हमेशा ये चीजें याद रखिए, ये ऑलवेज आपके माइंड में रहना चाहिए। बड़ा चैप्टर है, आई थिंक शायद 6 क्लासेस तो मिनिमम है जो इसमें लगेंगी। हमें क्या क्या चाहिए, दैट इज CO2, वाटर, लाइट एंड क्लोरोफिल। और बनेगा क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कम से कम 6 चीजें, जिसमें से 4 आपको चाहिए, 2 ये हैं।
जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये 4 होंगी, बोलो, वीडियो ब्लर हो रही। बेटा अभी तो ठीक है, पहले तो मैंने भी सर एक्सेप्ट क्लियर कर है। लिया। जितनी क्लियर है। ज्यादा क्वांटिटी में ये थिंग्स हैं लाइक CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये जितना ज्यादा होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जैसे आप कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं कि सबस्ट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जितना प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट कम होगा उतना भी ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर इनका रेट ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है। सेम, तो 6 चीजें हैं, 1 2 3 4, ये आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए, 5 और 6 ये कम से कम चाहिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो जैसे ये एक पॉटेड प्लांट मैंने बना दिया कि एक लाइव प्लांट है। अगर लाइव प्लांट है तो मैंने इनफ वाटरिंग किया हुआ है, तो वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्रीन प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल भी इनफ होगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये लाइव प्लांट है और अगर सनलाइट में रखा हुआ है तो एज पर बाकी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े लाइक ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा खुला होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस प्लांट को मिल जाएगी। केवल हमने किया क्या है, हमने आधी लीफ को जो है वो ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो जब इस पे लाइट पड़ेगी तो जो यहाँ पे लाइट आएगी वो तो सारी ब्लैक पेपर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है एज पर फिजिक्स, तो ये सारी लाइट को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। लाइट ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट करके लीफ के इस हिस्से में नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे लाइट आ रही है तो उसके हिसाब से ये है, जैसे यहाँ पे लाइट पूरी आ रही है, ये लाइट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस हिस्से में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। तो करना क्या है, एक तो हमें इस हिस्से में और एक इस हिस्से में हमें क्या करना है, हमें शुगर का टेस्ट करना है ना। शुगर का टेस्ट करना है तो 4 घंटे मान लीजिए आपने छोड़ दिया, तो 4 घंटे के बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें शुगर का टेस्ट करना है। शुगर मतलब स्टार्च टेस्ट कर लीजिए, सबसे इजी यही होता है, स्टार्च आयोडीन टेस्ट। अभी स्कूल बंद है, वरना आपके स्कूल में भी आपके 11th के प्रैक्टिकल में भी ये कराया गया होता। तो आप स्टार्च का जब टेस्ट करोगे तो स्टार्च क्योंकि ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो अगर यहाँ ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च भी बनेगा। यहाँ पे लाइट तो सारी ब्लैक पेपर ने अब्सॉर्ब कर ली, इसलिए यहाँ कोई ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई स्टार्च नहीं मिलेगा। ये आ जाएगा स्टार्च पॉजिटिव और ये हिस्सा जाएगा स्टार्च नेगेटिव। यहाँ पे स्टार्च मिला और यहाँ पे स्टार्च नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, केवल क्या नहीं है, इतने हिस्से के अंदर लाइट नहीं है। अब लाइट नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं हो रही। जब ग्लूकोज नहीं बन रहा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। स्टार्च का जब हमने टेस्ट किया तो इस हिस्से में आधी लीफ के अंदर स्टार्च नेगेटिव है, आधी लीफ के अंदर स्टार्च पॉजिटिव। तो यहां से कंक्लूड क्या किया आपने, कंक्लूड ये किया कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग ब्लैक पेपर, तो इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है ना। तो लाइट की रिक्वायरमेंट की बात हो गई। ऐसे ही दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है, ये भी कहलाता है हाफ लीफ मेथड, बट ये साइंटिस्ट ने किया है, इनके नाम पे है, इसे मॉल पर्सन का नाम है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अगर मॉल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आएगा तो ये, अगर मॉल का नाम नहीं दिया तो ये होगा, और ये ब्लैक पेपर को यूज करके किया गया है। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि आपने यहाँ पे क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया एज यूजुअल, ये एक लाइव प्लांट है, रूट सिस्टम हो गया, यहाँ से लीफ निकल आई, यहाँ पे भी एक लीफ है ये। अब इस लीफ को क्या करना है, इस लीफ को आधा इंसर्ट करना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ कॉटन है,
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH सोक्ड कॉटन है। यहाँ पे एक कॉर्क लगा दी गई है जिससे ये पूरी बंद हो गई लीफ। मतलब इस कॉर्क में हल्का सा कट मार के लीफ को आधा अंदर लगा के बंद कर दिया, तो आधी लीफ इस बॉटल के अंदर है और आधी लीफ बॉटल के बाहर है। ब्लैक पेपर नहीं लगाया है, हमने क्या किया है, आधी लीफ को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर घुसेड़ दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्क लगा के सील कर दिया। यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से क्या रखा है, KOH सोक्ड कॉटन है। एक रुई रखी है जिसमें हमने KOH पे डिप करके रखा हुआ है। अब इससे हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, लाइट तो दोनों तरफ आएगी, बिकॉज अब ये ग्लास की है। अगर ये ग्लास की टेस्ट ट्यूब है तो लाइट तो फिर हर जगह से जाएगी, यहाँ भी जाएगी और यहाँ तक भी जाएगी। अब ब्लैक पेपर वाला बात नहीं है कि लाइट बाहर ही छूट जाए, लाइट अंदर ना जाए, यहाँ तो लाइट अंदर भी जाएगी। अब इसे लाइट पूरी मिल रही है, पानी भी मिल रहा होगा, ग्रीन प्लांट है, क्लोरोफिल भी मिल रहा होगा। क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन स्टोमेटा तो खुल गए होंगे क्योंकि लाइट जा रही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ये तो पूरा बंद है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कोई ग्लास को डिफ्यूज करके तो जाएगी नहीं, तो CO2 अंदर नहीं जा सकती। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी नहीं तो CO2 से ही तो ग्लूकोज यानी फोटोसिंथेसिस होती है। अगर CO2 जाएगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसका क्या रोल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में तो रिलीज होती है, रेस्पिरेशन का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, और फोटोसिंथेसिस का काम प्लांट में है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से रिलीज होगी वो ये KOH के साथ रिएक्ट कर जाएगी, बिकॉज KOH के साथ उसकी एफिनिटी ज्यादा है, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा यहाँ पे। तो जो रेस्पिरेटरी CO2 है, अगर हम मान ले कि यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रेस्पिरेटरी CO2 है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ चला जाएगा, तो CO2 की अवेलेबिलिटी यहाँ 0 हो गई। इस सेक्शन के अंदर अगर हम लिखेंगे कि क्या होगा, तो यहाँ वाले सेक्शन के अंदर तो CO2 अवेलेबल है, इस सेक्शन के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, CO2 इज नॉट अवेलेबल। बाहर से आ नहीं सकती और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो KOH ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे है, लाइट तो दोनों जगह आ रही है, लाइट पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, वाटर और क्लोरोफिल दोनों जगह। अब फिर आपको वही करना है, यहाँ पे जब आप स्टार्च का टेस्ट करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो CO2 है, तो फोटोसिंथेसिस होगी। जब इस सेक्शन में आप स्टार्च का टेस्ट करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज यहाँ कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दोनों एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जिनसे आप प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे जरूरी है। जरूरी क्लोरोफिल भी है, बट दोनों जगह ग्रीन प्लांट है तो वो हमने कंसिडर कर लिया। जरूरी वाटर भी है, बट क्योंकि प्लांट लाइव है तो वाटर का स्टेटस नॉर्मल है। हो गया सर। हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। चलो, गुड। अब एक चीज और भी समझो जो कई बार आएगी, हालांकि आगे पढ़ोगे एनसीईआरटी में, इसी चैप्टर में लास्ट में दिया है, बट आप पहले पढ़िए उस चीज को। जब भी कोई एक प्रोसेस हो रहा होता है और उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैं टर्न कर दूं ये, जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं। क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और जो नहीं दिखाई दे रहा है आपको वो भी। तो जब एक प्रोसेस को गवर्न करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपको हमेशा एक फैक्टर वेरिएबल रखना होगा और बाकी को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा।
जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हो, लेकिन हम जब एक प्रोसेस को समझते हैं, एक चीज को पढ़ते हैं, तो ये मान लेते हैं कि बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो रही होंगी, तभी आप उस चीज को पढ़ पाएंगे। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आप एक साथ 2 वेरिएबल ले लीजिए, 4 वेरिएबल ले लीजिए, 10 वेरिएबल ले लीजिए, हर चीज के लिए मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है। बट बायोलॉजिकली क्या होता है कि एट ए टाइम केवल 1 वेरिएबल इज अलाउेबल। आप जब कोई ग्राफ प्लॉट करोगे तो केवल जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो वाई एक्सिस पे लिख दिया, एक्स पे क्या, केवल एक वेरिएबल आ पाएगा। तो जैसे मान लीजिए प्लांट में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो आप ये मान के चलोगे कि रेस्पिरेशन हो रहा है, वो ठीक है, आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो तो रेस्पिरेशन इज वेरिएबल, आपको समझ में आ रहा है। बट प्लांट के सेम टाइम पे प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर रहा होगा, सेम प्लांट पे वो ट्रांसपिरेशन भी कर रहा होगा, सेम टाइम पे वो असेंट ऑफ सैप भी कर रहा होगा, सेम टाइम पे हो सकता है गटेशन भी हो रहा हो। तो प्रोसेस तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि वो सारे प्रोसेस अपनी अपनी स्पीड से हो रहे हैं, वो इस प्रोसेस को इफेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि लेकिन नॉर्मली इफेक्ट करते हैं। हम सब पढ़ने के लिए मानते हैं कि ठीक है यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो थ्योरेटिकली ऐसी चीजें बहुत बार आएंगी जहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि मैंने ये मान लिया कि क्लोरोफिल प्लांट में इनफ है, क्लोरोफिल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ग्रीन पार्ट है, ग्रीन प्लांट है। वाटर का स्टेटस लिमिट नहीं करेगा क्योंकि हमने पौधे को पानी अच्छे से दे रखा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट नहीं कर रही क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, तो फिर हमने एक को वेरिएबल बना दिया, दैट इज लाइट। ऐसे यहाँ पे क्या किया है, हमने CO2 का वेरिएबल बना दिया, CO2 को हमने ऑल्टर किया, बाकी सब हमने मान लिया कि रिएक्शन को गवर्न नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एट ए टाइम बहुत सारी चीजें वेरिएबल होती है। ये तो बात हो गई कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ऑलरेडी क्या जानते हैं। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो ये मॉडर्न इक्वेशन है, ये मॉडर्न इक्वेशन कहलाती है, जिसमें 12H2O लिखे हुए हैं। ये इक्वेशन मिली कैसे? अलग अलग साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से हम फाइनली इस इक्वेशन तक पहुंच पाए हैं। तो वो अर्ली एक्सपेरिमेंट कौन से थे जिन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हैं जो शुरू में नहीं है, एनसीईआरटी में बाद में दिए, उनके बारे में भी पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस मेरे हिसाब से अभी तक हमने जितना भी आपने मेरे से पढ़ा, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, इनमें रेयरली कहीं कोई साइंटिस्ट का नाम आया। जैसे मिनरल न्यूट्रिशन में जेवी सैक का आ गया, या एर्नॉन के एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया हैं वो आ गए, है ना। फोटोसिंथेसिस पहला चैप्टर है जहाँ पे आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम और उनके कंट्रीब्यूशन मिलेंगे। ऐसे ही फिर आगे कुछ और चैप्टर जब आएंगे तब उनमें देखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। आपकी बुक में जो नेक्स्ट हेडिंग दी है वो अर्ली एक्सपेरिमेंट करके, अर्ली एक्सपेरिमेंट का मतलब है वो एक्सपेरिमेंट जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को समझा पाए कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है ना। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, अर्ली और लेट हमारे लिए एक ही है, बट फिर भी एनसीईआरटी में अर्ली एक्सपेरिमेंट करके हेडिंग दी। अब वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, किस किस साइंटिस्ट ने दिए और उनसे क्या क्या प्रूव होता है, ये सब आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहला नाम क्या दिया हुआ है? सबसे पहला नाम दिया है जोसेफ प्रिस्टले का। इनका नाम आपने कहीं और भी पढ़ा था, याद है किसी को? जोसेफ प्रिस्टले, 1733 से 1804। ईयर एनसीईआरटी में दिया है तो याद करना है, नहीं दिया तो नहीं याद करना है, सिंपल सी बात है। बताइए, इनका नाम कहीं और पढ़ा था ना, जोसेफ प्रिस्टले का? बताओ प्रिस्टले ने क्या किया था? पढ़ोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? फ्यूचर डॉक्टर्स हो आप लोग। जोसेफ प्रिस्टले ने रूट प्रेशर थ्योरी दी थी, जो आपको असेंट ऑफ सैप में पढ़ाया था मैंने। रूट प्रेशर थ्योरी और एक ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में जोसेफ प्रिस्टले और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में डिक्सन एंड जॉली। जहां लिखा रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था? इनसे भी पहले एक्सपेरिमेंट थे, 1733 में इनकी ये तो बर्थ और
डेथ का ईयर लिखा हुआ है, 1770 के अराउंड इन्होंने अपना काम किया था। तो उससे पहले भी एक्सपेरिमेंट थे, बट ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट जो किया गया फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग वो इन्होंने किया। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट यूज किया उसमें एक कैंडल लिया, माइस को लिया हुआ है, और एक प्लांट लिया है मिंट का। अब मिंट का क्यों लिया उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो इन्हें समझ में आया वो ले लिया। अब ले लिया तो आपको याद रखना है ना, एक पुदीने का पौधा, एक कैंडल और एक माइस। इनके एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड इनवर्टेड, उल्टे, बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट है। और इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? कंक्लूजन ये आएगा कि प्लांट्स जो भी मिंट के जैसे प्लांट हैं, दे प्यूरिफाई द एयर। अब एयर के प्यूरिफाई करने का मतलब ये हुआ कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं। हालांकि इन्होंने CO2 और O2 कहीं नहीं बोला हुआ है, इनके जो रिसर्च पेपर हैं उनमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात नहीं की गई। बट एयर के प्यूरिफाई होने का मतलब है ऑक्सीजनेटेड होना, उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होना। और एयर के फाउल होने का मतलब है कि उसमें कम से कम ऑक्सीजन यानी ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होना। तो इन्होंने जो वर्ड यूज किए वो प्यूरिफाई एयर और फाउल एयर यूज किए, कि प्लांट्स फाउल एयर को फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर देते हैं। फाउल एयर से मतलब था वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, और फ्रेश एयर से मतलब था ऑक्सीजन। ये हम आज जानते हैं। कैसे प्रूव किया? आपकी बुक में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट वो बने हुए हैं, मैं यहाँ पे तो नहीं बना सकता माइस और प्लांट को। आप मान लीजिए कि भाई ये एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्लांट है, लाइक ये मिंट का प्लांट है, पी लिख दे रहा हूँ, है ना। अब इसको क्या किया गया? इसको एक बेल जार से कवर कर दिया गया। ये बेल जार है, इन्वर्टेड है ना, तो उल्टा है। अब इस केस में जब बेल जार से कवर कर दोगे तो क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स ग्रो करता रहेगा, है ना, प्लांट्स ग्रोज। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइट में है तो यहाँ से लाइट तो आ रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलेगी? प्लांट रेस्पायर तो करता होगा, तो रेस्पिरेशन की CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई, फोटोसिंथेसिस की ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो गई। तो प्लांट की ग्रोथ बेल जार के अंदर होती रहती है। अगर इसी बेल जार के अंदर मान लीजिए कोई कैंडल होता, कोई बर्निंग कैंडल है ना, या मान लीजिए कोई माइस है, तो फिर उसमें क्या होगा? कैंडल बुझ जाएगी, माइस की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे कैंडल ऑफ हो जाएगी, माइस की डेथ हो जाएगी। क्योंकि कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो आ नहीं सकती। जितनी इस बेल जार के अंदर थी उससे कैंडल जल गई और फिर जाके बुझ जाएगी। और माइस को सरवाइव, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थे, वो इसमें आ नहीं सकती, इसलिए उसकी भी डेथ हो जाएगी। अगर हम कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा प्लांट? प्लांट कर रहा है तो प्लांट इसमें कहाँ है ना। प्लांट के साथ बनाओगे तब कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लांट है, अब इसके साथ मान लीजिए अगर कैंडल को रखा हुआ है तो कैंडल बर्न करती रहेगी। या ये प्लांट है, इसके साथ अगर माइस को रखा हुआ है तो दोनों हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। इस केस में अगर आप जाएंगे तो प्लांट ग्रोज, और जो कैंडल है दैट लाइट्स ऑन रहेगी। इस केस में अगर आप जाएंगे तो प्लांट ग्रो करेगा और जो माइस है वो सरवाइव करेगा। क्योंकि प्लांट बर्न, जब कैंडल बर्न होगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। या माइस अगर रेस्पायर करेगा तो CO2 रिलीज होगी। तो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ होगी उतनी ज्यादा प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करेगा, जो कैंडल को भी चाहिए, और यहाँ रिलीज करेगा तो माइस को भी चाहिए।
तो इसका मतलब है कि प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं। कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो प्लांट दे रहा होगा, क्योंकि बेल जार तो उल्टा करके रखा हुआ है, तो कहीं से और ऑक्सीजन तो आ ही नहीं सकती ना। तो अगर कैंडल पूरी बर्न कर रही है, इसका मतलब कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन किसने दी होगी? प्लांट ने दी। ऐसे माइस को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है, प्लांट देगा। लाइट हर जगह आ रही है ना, लाइट तो आप मान लीजिए कि लाइट इज अवेलेबल, लाइट हर तरीके से प्रेजेंट है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि लाइट की प्रेजेंस में ही ये काम हो सकता है। बस ये जो अंडरस्टूड है ना, वो इनकी ड्रॉबैक बन गया। ये तो ठीक है, इनका कंक्लूजन क्या है कि प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में हमें ये पता चल गया कि CO2 से ऑक्सीजन रिलीज होगी और एरो के ऊपर प्लांट आएगा। अभी क्लोरोफिल नहीं लिख सकते, बिकॉज किसी ने क्लोरोफिल के बारे में कोई बात नहीं की। CO2 से O2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लांट या बाय द प्लांट। अब ये काम किया तो लाइट में ही था इन्होंने, लेकिन बोला नहीं कि लाइट की प्रेजेंस में काम होगा। इन्होंने तो अंडरस्टूड मान लिया। इस चीज को फिर किसी और ने प्रूव कर दिया, मतलब किसी और चीज ने इसका क्रेडिट ले लिया। बाकी ये एक्सपेरिमेंट लाइट में ही होगा ये तो अंडरस्टूड था, लेकिन फिर भी आइंगेनहॉस जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, आइंगेनहॉस ने क्या किया 1730 से 1799। सर बर्थ और डेथ भी याद करनी पड़ती है? बेटे जिसका जो भी दिया है एनसीईआरटी में, अगर डॉट और कॉमा भी लगा हुआ है तो वो भी याद करना पड़ेगा। बस जो एनसीईआरटी में है ना, और किसी का कुछ नहीं है ना। सर ये पूछा ऊपर नहीं वाले गया एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट वाला केस था उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो से कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, प्लांट ग्रो करता रहेगा, प्लांट की डेथ नहीं होगी। ये ऑब्वियस सी बात है कि जितनी CO2 बन रही है, क्योंकि रेस्पिरेशन हुआ 24 घंटे, और फोटोसिंथेसिस तब तक होगी जब तक लाइट की अवेलेबिलिटी होगी, प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो यानी कि CO2 का वॉल्यूम हमेशा ऑक्सीजन से ज्यादा ही रहेगा, और ज्यादा CO2 का मतलब है ज्यादा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, तो प्लांट की ग्रोथ भी होगी। तो इसलिए लिख दिया प्लांट ग्रोस। बाकी अगर इंस्टेंट मोमेंट पे देखें तो एक ऐसा टाइम आ सकता है पूरे 24 घंटे में जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर हो जाएगा। दैट वी विल डिस्कस इन लास्ट, क्योंकि जब फैक्टर्स जब आप पढ़ोगे तब वो बात आएगी कि दोनों बराबर कब होते हैं। फिलहाल तो यही है कि फोटोसिंथेसिस होती है लिमिटेड टाइम में, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, अलग अलग सीजन के हिसाब से लाइट की अवेलेबिलिटी अलग अलग है। और सर वही मैं रेस्पिरेशन पूछ 24 रही थी कि घंटे होता है। ऑक्सीजन तो कम हो सकती है ना, फिर मतलब ग्रो तो प्लांट कर रहा है, पर ऐसा भी टाइम आ ही सकता है कि वो अपनी एक्चुअल एज से पहले उसकी डेथ हो जाए। नॉर्मली ऐसा नहीं आएगा, नॉर्मली ऐसा नहीं है। इस जब इस प्लांट की पूरी लाइफ पूरी हो जाएगी, मान लीजिए मिंट की लाइफ 4 महीने की है, तो 4 महीने के बाद तो इसका जेनेटिक चेंजेस हैं कि वो डेथ नहीं में जाएगा वही ही ना जाएगा। सर, उससे पहले नहीं हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट तो थोड़ा कम हो ही जाएगा ना। ऑक्सीजन तो हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर 24 अच्छा आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई है तो ऑक्सीजन की ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी ना, ऑक्सीजन कहीं जा तो रही नहीं, तो ऑक्सीजन तो ज्यादा बन गई ना उस हिसाब से। अगर ये होता कि फोटोसिंथेसिस 24 आवर्स होगी और रेस्पिरेशन लिमिटेड आवर्स का होता, तो जो आप कह रहे हैं वो सही होता, बट एक्चुअली होता उल्टा है। सो आइंगेनहॉस ने बस इसका क्रेडिट ले लिया। आइंगेनहॉस ने केवल इतना बोला कि अगर हम प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को उठा के डार्क में रख दें, सब चीज आप ये अंधेरे में करना शुरू कर दो, तो इस कॉम्बिनेशन में भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, कैंडल बुझ जाएगी, माइस की डेथ हो जाएगी। यानी कि ऐसा होने के लिए, जो भी प्रिस्टले ने कहा है, ये होने के लिए लाइट का होना जरूरी है। काम तो इन्होंने भी लाइट में किया था बट बोला नहीं। और साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो आप बोलोगे वो आपका अधिकार है, जो आपने नहीं बोला कि बाय डिफॉल्ट है सर ये तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड साइंस में कुछ नहीं होता। आपको साइंस में हर चीज लिख के देनी पड़ेगी तो ही वो आपका क्रेडिट आएगा, वरना कुछ भी अंडरस्टूड नहीं है ना। किसी ने ये बताया कि हार्ट बॉडी में पंप करता है ब्लड को, तो वो उसके कंट्रीब्यूशन में गया। ये नहीं कि सर और तो कुछ ना करेगा, ब्लड तो वही पंप करेगा, वो आप आज जानते हो, कभी नहीं पता था। सो ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड। सो आइंगेनहॉस को इस बात का क्रेडिट दे दिया गया कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट हम डार्क में करें, उन्होंने उठा के इसे अंधेरे में रूम में रख दिया और फिर कहा कि अब बताओ क्या है, क्या कैंडल बर्न करेगा, क्या एनिमल ब्रीथ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट होगी तो ये होगा काम, अगर डार्क होगा तो ये नहीं होगा।
तो यहाँ पे ये चीज आ गई कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। इसको आप शॉर्ट में लिखोगे तो जो भी हम लिखे इनका कंक्लूजन क्या है कि दिस, ऐसे लिख लीजिए। दिस का मतलब यहाँ पे है प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था, happens only in presence of light। मैं सिर्फ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, बाकी आपको पूरी थ्योरी पढ़नी हो तो आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ये किसने प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, तो आंसर आइंगनहॉस आएगा। ये किसने प्रूव किया कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज होकर ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो जोसेफ प्रिस्टले होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहें तो इनके पैराग्राफ दिए, एक बार रीड कर सकते हैं, है ना। तो जो भी ये हो रहा है ये केवल लाइट के प्रेजेंस में होगा। कैसे कि ये सारा एक्सपेरिमेंट उठा के डार्क में ले गए, डार्क में ले गए तो प्लांट की ग्रोथ भी नहीं हुई, कैंडल भी बुझ गई, माइस की भी डेथ हो गई। तो ये कंक्लूज करके आ गया कि ये केवल तभी हो सकता है जब लाइट, लाइट का मतलब हमेशा सनलाइट रहेगा, फिलहाल के लिए याद रखिएगा। आप ट्यूब लाइट में फोटोसिंथेसिस आज करा सकते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नहीं। अर्ली में लाइट का मतलब सनलाइट, तो उस हिसाब से ये प्रोसेस होगा। तो ये चीज निकल के आ गई। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट लोअर क्लास में भी कराए जाते हैं, इसी के साइड में दिया हुआ है। आइंगनहॉस ने नहीं किया, बट आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट को मिला के, जब मैं 10th में था तब मैंने किया था। आपने एक एक्वेटिक प्लांट सुना होगा, हाइड्रिला, जानते हैं? यस सर, सुनना है। सुना है हाइड्रिला वाला प्लांट? हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है, पानी में होता है। तो हम क्या सर करते जो हैं, क्लोरोप्लास्ट देखते हैं वो उसी में देखते हैं शायद। क्लोरोप्लास्ट का नहीं कह सकता। क्लोरोप्लास्ट तो किसी भी प्लांट में दिख जाएंगे, बिकॉज जो भी फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे। लेकिन हाइड्रिला को एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था वो हमारे तो सिलेबस में यही था 10th में, यूपी बोर्ड में, कि एक ये बीकर है। हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर एक फनल रख दी, सिंपल फनल जो होती है ग्लास की वो, और इस फनल के अंदर यहाँ पे हाइड्रिला प्लांट है। फनल से ढक के हमने क्या किया है, इसके अंदर एक ग्रीन प्लांट है, हाइड्रिला। हाइड्रिला वाटर में सबमर्ज होता है, पानी में डूबा हुआ होता है, तो हमने वही प्लांट चूज किया। ये हाइड्रिला है ना? ये फनल है। अब इस पूरे सेटअप को हमने पानी से डिप कर रखा है इतना, ये वाटर है। यहाँ पे ये फनल है। तो अब इसको आप डिप करोगे तो यहाँ से आपको ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे। अगर ये और बड़ा बनाते, पूरा पानी में डिप कर देते, तो ये ऑक्सीजन के बबल्स आपको दिखाई देते, है ना। ये रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है। बस ये होने के लिए यहाँ पे लाइट का होना जरूरी है। हमने ये सारा सेटअप लाइट में रखा हुआ है। इवन हम क्या करते थे कि एक माचिस की जलती हुई तीली ले जाते थे, तो वो तीली और तेजी से जलने लगती थी, बिकॉज जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो यहाँ से रिलीज हो रही है। तो ये पता चल जाएगा कि ये जो गैस के बबल्स दिखाई दे रहे हैं वो ऑक्सीजन की ही है, बिकॉज बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और अगर आप इसमें पूरा पानी में डिप कर दोगे तो पानी में बबल्स आपको दिखाई देंगे। तो बबल्स यानी कोई गैस रिलीज हो रही है, वो गैस ऑक्सीजन है। ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि बर्न करने पे वो यूज हो जाती है। लाइट की प्रेजेंस में ये सारा काम होता है। अब अगर आपने यही सेटअप उठा के डार्क में रख दिया, अंधेरे में, तो यहाँ पे कोई बबल्स रिलीज नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो जरूरी है। और पूरा हाइड्रिला कैसा होता है, हाइड्रिला एक सबमर्ज प्लांट है। हाइड्रिला में स्टेम भी ग्रीन होता है, हाइड्रिला में रूट्स होती नहीं, हाइड्रिला में फ्लावरिंग फ्रूटिंग का कोई केस नहीं है। तो पूरा का पूरा ये ग्रीन पार्ट है। इसका मतलब है कि ग्रीन पार्ट ये पूरा ग्रीन होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन प्लांट से, ग्रीन पार्ट से जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी इस पूरे सेटअप में? ऑब्वियस है कि वो हाइड्रिला की वजह से आएगी, है ना। तो हाइड्रिला जो है वो ग्रीन है और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, ये इससे पूरा हो जाता है। तो ये भी एक, ये आइंगनहॉस का नहीं है, ये सिर्फ आपका एक कंक्लूजन के हिसाब से है कि आप अपनी लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। आइंगनहॉस का तो यही था कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना।
तो दो एक्सपेरिमेंट हो गए। इक्वेशन से हमें क्या पता चला? CO2, ऑक्सीजन, सनलाइट और ग्रीन पार्ट। बोलो। सर जो प्लांट पूरी तरह सबमर्ज होते हैं पानी में, वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं? उनमें तो होगा नहीं। क्यों? सर लाइट की प्रेजेंस कैसे तो पानी लाइट तो पेनिट्रेट करके जाती है, लाइट की एक पेनिट्रेशन पावर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओशियन के बॉटम तक पहुंच जाएगी, पॉन्ड के Yes. बॉटम तक तो डेफिनेटली जाती है। सर तो उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता होगा ना ऐसे? उनका तो और ज्यादा इसके होता है। क्या फोटोसिंथेसिस सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग होती है, जितना ज्यादा ग्रीन उतनी ज्यादा सर उन्हें तो फोटोसिंथेसिस। सनलाइट कम मिलेगी ना, पानी के अंदर बहुत है। तो पानी की सरफेस पे जो प्लांट है उन्हें तो मिलेगी। अब पानी के अंदर या जहां तक पेनिट्रेट कर रही है वहां पे कौन सा प्लांट है उसके हिसाब से अलग आएगा। जैसे आपने मान लीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डायटम्स पढ़ा होगा, क्राइसोफाइट्स में, वहां लिखा यस है ना चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। यस सर। यानी पूरे ओशियन की जो प्रोडक्टिविटी है उसका 90% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो वो प्लांट देते हैं जो माइक्रोस्कोपिक है, जो आपको दिखाई भी नहीं देते। आपको क्राइसोफाइट्स दिखाई नहीं देंगे बिना माइक्रोस्कोप के, लेकिन वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ करते हैं। अर्थ की टोटल फोटोसिंथेसिस का 70% केवल एक ग्रुप करता है, दैट इज डायटम्स एंड डेस्मिड्स, जो आपने क्राइसोफाइट्स में पढ़े। और अगर हम केवल मैरीन इकोसिस्टम की बात कर ले, ओशियन की, तो ओशियन की प्रोडक्टिविटी 90% जो है फोटोसिंथेसिस, वो केवल डायटम्स कर लेते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू देयर वॉल्यूम ज्यादा है। ट्री में फोटोसिंथेसिस ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज ट्री में ग्रीन पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम निकालोगे तो बहुत कम आएगा। यस सर। हाइड्रा के अंदर ग्रीन पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि ये वेट ऑब्लिक वॉल्यूम का तो पैरामीटर हर जगह चलेगा। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया कितना है ये देखना है। एक बड़ी सी लीफ है और इसी सरफेस एरिया के अंदर मैं छोटी छोटी लीव्स बना दूं, अब फोटोसिंथेसिस ज्यादा कहाँ होगी? तो जहाँ छोटी छोटी लीफ है वहां ज्यादा आएगी, क्योंकि वो ज्यादा लाइट को कैप्चर करेंगी, उनमें क्लोरोफिल ज्यादा होगा, तो उनमें प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए ये सब एरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। अभी तो केवल ये पता चला है कि लाइट और एयर का प्यूरिफिकेशन ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से हो जाता है ना। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला के मान लीजिए लिख दें, तो हमें अभी तक केवल ये पता चला कि हमारे पास एक फ्रेश हमारे पास फाउल एयर है, दैट इज CO2, जिसको हम फ्रेश एयर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ऑक्सीजन, इसके लिए हमें सनलाइट चाहिए, और ये केवल ग्रीन प्लांट कर सकते हैं। अभी भी क्लोरोफिल के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से आप यहां तक पहुंच गए। अभी यहाँ पे शुगर की कोई बात नहीं हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात है, पानी को लेके कोई एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया गया अभी, है ना। तो दो एक्सपेरिमेंट आपने कंप्लीट किए, आइंगनहॉस और प्रिस्टले का। नेक्स्ट पे चलते हैं, जेवी सैक, इनका नाम तो याद होगा। जूलियस वॉन सैक। हाँ, ये कहाँ पढ़े थे आज से पहले? वाटर कल्चर। हाँ, हाइड्रोपोनिक्स या वाटर कल्चर। तो जूलियस वॉन सैक, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए, इनका काम हाइड्रोपोनिक्स में भी था और इसमें भी। क्या इन्होंने लिखा जो है? हाँ, सर वो ईयर क्या लिखा है? 1854। आप ईयर वगैरह बुक से देख सकते हो सर, जो बुक में लिखा है वही लिखा होगा। सो इनका कंक्लूजन क्या है? इनके भी जो एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने दो चीजें कंक्लूड की। एक तो ये कि जब कभी भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ना, एक्सपेरिमेंट इनका नहीं पढ़ना हमें सिर्फ इनके कंक्लूजन्स पढ़ने। इनके कंक्लूजन क्या है? दो कंक्लूजन है। एक तो ये कि जब कभी प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं तो ही प्लांट की ग्रोथ होती है। मतलब अभी तक हम जो लिख रहे थे कि प्लांट ग्रो करेगा, प्रेस्ले ने भी कहा और आइंगनहॉस ने लाइट की प्रेजेंस में उसको सपोर्ट कर दिया। तो प्लांट की ग्रोथ होने के लिए क्या प्लांट में हुआ होगा? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो इनका पहला कंक्लूजन ये है, दैट इज ग्लूकोज इज फॉर्म्ड या ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेनेवर प्लांट ग्रोज, जब कभी भी हम प्लांट की ग्रो की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज।
और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। हमने स्टार्च को ही टेस्ट किया था हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने ग्लूकोज को भी जो है वो टेस्ट कर लिया है। स्टार्च के टेस्ट अलग होंगे, ग्लूकोज के अलग होंगे। अब अगर केमिस्ट्री को, क्योंकि आपने भी शायद उतना नहीं पढ़ा होगा, बट स्टार्च के लिए आप आयोडीन टेस्ट करते हैं। ग्लूकोज को टेस्ट करना हो तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन की एल्डिहाइड वाली शुगर है, तो आप ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप के जो टेस्ट होते हैं वो कर सकते हैं। ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, तो हमने पढ़ा था कि सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं होती, ग्लूकोज रिड्यूसिंग होती है। तो अब ये क्योंकि बायोकेमिस्ट्री जो केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो मुझे जहाँ तक याद है शायद 12th में है। तो 12th में जब आप ग्लूकोज की प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, फिर ग्लूकोज किस चीज को रिड्यूस करती है, दैट इज द टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। या स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाती है, दैट इज स्टार्च पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये सब आपकी बुक में है। जब तक 12th कंप्लीट करोगे तब तक आपको इनकी केमिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी। तो जेवी सेक ने अलग अलग प्लांट पार्ट को क्रश करके उनमें ग्लूकोज का टेस्ट किया, तो ये कंफर्म हुआ कि अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा और ग्लूकोज ही स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। एक तो कंक्लूजन इनके एक्सपेरिमेंट का ये है। दूसरी चीज ये, ही वॉज नॉट श्योर, बट उन्होंने कहा कि ये जो भी कुछ होता है ये केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। अगर केवल एक प्लांट पूरा ले लिया जाए तो जहां जहां ग्रीन कलर है वहीं वहीं पे ये रिएक्शन आपको मिलती है ना। दिस हैपेंड ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। अब उन्हें ये नहीं पता था कि इन ग्रीन पार्ट में क्या है, लाइक स्टेम ब्राउन कलर का है तो उसमें ये नहीं हो रहा, ना तो वहां ग्रोथ हो रही है, ना ग्लूकोज बन रहा है, ना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। या रूट है तो वो ग्रीन कलर की नहीं है, फ्रूट्स मान लीजिए डार्क कलर के हैं तो उनमें ये काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने ये कंक्लूजन किया कि जब कभी भी ये होता है, जब भी ये बात आएगी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन है इसलिए प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो ये केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर होता है। इसके लिए इन्होंने बोला कि हो सकता है कि उन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर कोई स्पेशल बॉडी होती हो जिनके अंदर कोई स्पेशल पिगमेंट होता हो। उन्होंने कोई बॉडी या कोई पिगमेंट का नाम नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने गैस करके लिखा कि ग्रीन सब्सटेंस होना जरूरी है ना। इन्होंने कंक्लूड क्या किया कि दिस इज डन बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस का मतलब जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है कि जब सुक्रोज जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो ये कौन करेगा? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स करेंगे, पहली चीज। अब कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल बॉडीज होंगी, है ना, कि ये जो प्रोसेस है कि देयर इज ए ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्पेशल बॉडीज। ना तो ग्रीन सब्सटेंस का नाम दिया, ग्रीन सब्सटेंस क्या कहलाएगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और स्पेशल बॉडी क्या होंगी? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। सो ग्रीन सब्सटेंस का नाम क्लोरोफिल है, ये इन्होंने नहीं बोला। ऐसे स्पेशल बॉडी क्लोरोप्लास्ट होती है वो भी नहीं बोला, सिर्फ गैस किया, या उनकी स्टडीज में ये कंफर्म किया गया कि प्लांट्स के ग्रीन पार्ट के अंदर कुछ स्पेशल बॉडी होती है जिनमें स्पेशल सब्सटेंसेस होंगे जो ये काम करेंगे, जो इस पूरे प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो दिस इज डन बाय ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्पेशल बॉडीज विद इन दीज प्लांट सेल्स, जो इन ग्रीन पार्ट्स में आएंगी वो। तो जो ग्रीन प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर स्पेशल बॉडीज में कोई स्पेशल सब्सटेंस होता होगा जो ये काम करता होगा। क्योंकि ये तो फिक्स हो गया कि अगर प्लांट पार्ट ग्रीन नहीं है तो उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होगा एंड एज ए रिजल्ट वहां पे कोई ग्रोथ नहीं होती। तो जूलियस वॉन सैक के दो कंक्लूजन निकल के आ गए। यहां से हमें ये पता चल गया कि ये जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है और प्रोबेबली ये ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल है, ये स्पेशलाइज्ड बॉडी जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। जो फोटोसिंथेसिस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के फाउंडर हैं वो यही, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट का यही है कि ग्लूकोज बनेगा जो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट की बात की जाएगी रादर देन प्लांट। अब हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं कि क्लोरोफिल की, आपने डेफिनेशन में क्या लिखा था
कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की वजह से हो रही है। यहाँ पे एग्जैक्टली 6 कार्बन की शुगर बन रही है, ग्लूकोज, हेक्सोस, हेक्सोस से ग्लूकोज। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, जूलियस वॉन सैक को हम क्या बोलते हैं, ही इज कॉल्ड फाउंडर ऑफ he is called founder of modern concept of photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के फाउंडर कहलाते हैं, क्योंकि यहीं से पता चला कि क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ग्लूकोज, स्टार्च, ये बातें आई है ना। अभी तक तो केवल ये था कि ग्रीन प्लांट, अब ग्रीन में तो बहुत कुछ है, बट इन्होंने उन चीजों को कहीं ना कहीं क्लियर किया कि ऐसा कुछ होगा। सर जब ये लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो केमिस्ट्री को भी ध्यान में रखना पड़ता है ना उसके लिए। बेटा बिना केमिस्ट्री के होगा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस या स्पेशली बॉटनी, बॉटनी में मैंने आपको पहले भी बोला कि बॉटनी में, और स्पेशली अभी हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, आगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अधिकतर जो नोबेल प्राइज हैं, जो कहने को बॉटनी में है, जिनकी डिस्कवरी बॉटनी की है, बट एक्चुअली दे आर फिजिसिस्ट और केमिस्ट, बिकॉज कंसेप्ट तो वही है। अगर आप सेल को तोड़ दोगे तो आपको केमिस्ट्री ही तो मिलेगी, सेल से ही तो बायोलॉजी शुरू हुई। अगर आपने सेल का ब्रेकडाउन कर दिया तो केमिस्ट्री आ गई, और केमिस्ट्री को तोड़ दिया तो फिजिक्स पे पहुंच गए आप, एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो कहीं ना कहीं, अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि लाइट को ट्रैप करेगा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट, उस पर लाइट गिरेगी, अब लाइट है तो वेवलेंथ आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगा तो कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे वो पता चल जाएगा, कितने क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी वो कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। तो क्वांटम और लाइट और वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन, ये कोई फिजिसिस्ट ही तो करेगा, इसमें बॉटनिस्ट क्या कर लेगा। बॉटनिस्ट तो ये कहेगा कि बस लाइट को ट्रैप करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो लीफ में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक व्हाइट पेपर के ऊपर ग्रीन पेंट कर दें और आप कहें कि सर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब मैं ये कहूँ कि व्हाइट पेपर है तो भी तो ये केमिस्ट्री है ना, कि ये सेल्यूलोज का बना हुआ है, या मैं जो इंक यूज कर रहा हूँ वो इंक भी एक केमिकल कंपोनेंट है। तो अल्टीमेटली केमिस्ट्री फिजिक्स के बिना काम नहीं चलेगा। बस बायो का बेनिफिट ये है कि बायो हमें दिखाई देता है, हम हर चीज को देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स हमें कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकली उसको यूज करना होता है ना, उसको टेस्ट कर सकते हो बट उसको देख नहीं सकते, है ना। इसीलिए हर साइंस का अपना रोल है। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से हैं, फोर्थ। अब देखो यहाँ से फिजिक्स ही शुरू हो जाएगी प्रॉपर, धीरे धीरे तो प्रॉपर डिटेल फिजिक्स आ जाएगी। फोर्थ साइंटिस्ट कौन से, TW एंगलमैन। ENGELMANN, TW एंगलमैन, है ना। 1843 से 1903। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, जेवी सैक का तो हो गया, एंगलमैन का कॉन्सेप्ट क्या है। जिस टाइम तक ये सारा हुआ था उस टाइम पे पैरेलली दुनिया में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लोग पढ़ ही रहे होंगे, जैसे बायोलॉजी में लोग पढ़ रहे थे वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे। तो फिजिक्स में उस टाइम तक हम वहां पे पहुंच चुके थे कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता चल गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे आप जो व्हाइट लाइट पढ़ते हैं, जो सनलाइट आती है हमारी अर्थ की सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। वो 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है। व्हाइट से पहले आपने उसको, व्हाइट को भी आप 7 कलर में डिवाइड करते हो, विव ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पढ़ा है ना फिजिक्स में आपने ये 7 कलर की लाइट होती केमिस्ट्री है। में पढ़ा था इस साल केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर में। केमिस्ट्री फिजिक्स का, क्योंकि ये सब मिक्सअप है। फिजिकल केमिस्ट्री बन जाएगा अगले साल। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है, फिजिक्स जो केमिस्ट्री में आ जाए। और केमिकल फिजिक्स का मतलब क्या है, केमिस्ट्री जो फिजिक्स में चली जाए। आगे जाके सब ऐसे ही हो जाता है, फिजिक्स वाले लोग मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैथमेटिक्स वाले में फिजिकल साइंस आ जाती है। ये सब मिक्सअप होता रहेगा। क्योंकि मुझे वो याद है कि मैंने जब पढ़ा था तब कहाँ पे था, तो हमारे टाइम पे मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर यही था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप पढ़ते हैं तो वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट आता है, तो अल्ट्रा वायलेट हो गया, फिर वायलेट से लेके रेड तक विजिबल लाइट हो गया, रेड के बाद फार रेड आएगा, फार रेड के बाद जो है वो इंफ्रा रेड आएगा, फिर वैसे वो अल्फा बीटा गामा रेज, और उधर कॉस्मिक रेडियो और माइक्रोवेव्स। तो पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है,
आप डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आगे हम पढ़ेंगे भी, वो जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो एंगलमैन के दिमाग में ये क्लू कर गया कि लाइट की प्रेजेंस में ये सारा होता है, इट्स गुड। पहली चीज तो ये कि क्या अलग अलग कलर की लाइट में अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा। अगर हम इस विजिबल लाइट के सातों कलर अलग अलग कर दें और फिर ये देखने की कोशिश करें कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर की अगर हम मोनोक्रोमैटिक लाइट देते हैं, एक कलर की विजिबल लाइट मोनोक्रोमैटिक नहीं है। मोनोक्रोमैटिक कैसे बनाते हो फिजिक्स में? वही प्रिज्म को यूज करके कि अगर विजिबल लाइट सोर्स को प्रिज्म से पास करोगे तो 7 कलर अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको वायलेट, इंडिगो से लेके और फाइनली रेड तक आपको मिल जाएगा। तो अगर अलग अलग कलर की लाइट दें तो क्या कोई अलग अलग रिस्पॉन्स आएगा? एक तो वो इनके माइंड में चल रहा था, और दूसरा ये कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस बात को जस्टिफाई कैसे करोगे? इज इट पॉसिबल कि एवरी टाइम आप ग्रोथ को मेजर करते रहो कि प्लांट की लंबाई बढ़ गई इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हो गया? पुराने टाइम पे चलता था, पुराना टाइम 1770 का था। अब हम बात कर रहे हैं 1843 है, तो आप 1850 मान लीजिए, 150 साल हो गए। 150 साल पहले केवल ये कह दिया कि प्लांट की लंबाई बढ़ रही है क्योंकि प्लांट खाना बनाते हैं, तो लोगों ने मान लिया। अब तो वो ये कह रहे हैं कि खाना बनाने के लिए कोई और भी तो रीजन हो सकता है, फोटोसिंथेसिस होगी, ये कोई जरूरी है क्या? बताओ कंफर्म करके। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस बात का एक्चुअल पैरामीटर क्या लोगे? आप जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो वाई एक्सिस पे अगर आपने लिखा कि फोटोसिंथेसिस का ये रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फोटोसिंथेटिक के रेट में आप यहाँ पे किस चीज को दोगे? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेके आओगे? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या किसी और चीज में फिक्स नहीं होती? ऐसा तो किसी ने नहीं बताया कि फोटोसिंथेसिस के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड किसी और चीज में नहीं फिक्स होती। ना ही किसी ने ये बताया कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी और केवल फोटोसिंथेसिस में होगी। क्या क्लोरोफिल के अलावा कोई और पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता? ऐसा भी नहीं है। या लीफ अगर ग्रीन की जगह येलो कलर की हो जाएगी तो क्या प्लांट ग्रो नहीं करेगा? ऐसा भी नहीं है, येलो कलर की लीफ वाले प्लांट भी ग्रो करते हैं, पर्पल कलर की लीफ वाले प्लांट भी ग्रो करते हैं। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस बात का पैरामीटर क्या बनाओगे? कैसे लोगों को समझाओगे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है? और केवल फोटोसिंथेसिस ही हो रही हो ये भी इंश्योर करना है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि शुगर की सिंथेसिस होती है तो शुगर तो हो सकता है किसी और चीज से भी बनती हो। लाइक ग्लूकोज बनाने के लिए जैसे आपने पढ़ा कि CO2 से ग्लूकोज बनेगा, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि स्टार्च का डिग्रेडेशन कर दो तो ग्लूकोज बन जाएगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करोगे तो ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो प्लांट में टेस्ट किया गया वो स्टार्च के डिग्रेडेशन वाला नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन वाला है। ये कैसे पता चला? ये तो किसी ने नहीं बताया अभी तक। तो दोनों बातों को लेके इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए कि इन्होंने ये भी प्रूव किया कि मोनोक्रोमैटिक लाइट ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा ये कि फोटोसिंथेसिस का एक्चुअली पैरामीटर आप क्या बनाओगे? फोटोसिंथेसिस इज गोइंग ऑन, तो इस बात को मैथमेटिकली प्रूव कैसे किया जाएगा? इसके लिए TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया। कैसे जस्टिफाई किया आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको क्या करना है, एक विजिबल लाइट लेनी है, ये लाइट का सोर्स है। ये लाइट कौन सी है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को आप विजिबल लाइट बोलते हैं, जो आपको दिखाई देती है, सनलाइट जो आती है वो। अगर आप इसको प्रिज्म से पास करोगे तो ये मोनोक्रोमैटिक बन जाएगी। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक कलर की लाइट बन जाएगी। अगर आप इसको प्रिज्म से पास करेंगे तो आपको यहाँ से अलग अलग 7 कलर नजर आएंगे, है ना? ये स्पेक्ट्रम बन जाएगा ना पूरा। विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, है ना? सब आपको अलग अलग मिल जाएंगे। तो कुल मिला के आपको कोई ना कोई एक कलर की लाइट मिल गई है ना। यहाँ से लेके आओगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आपको 7 कलर मिल जाएंगे। यहाँ पे ये व्हाइट लाइट है और यहाँ पे ये सातों कलर अलग अलग है, वायलेट से शुरू करके रेड तक, डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ अगर हम लेंगे तो ये बढ़ती हुई वेवलेंथ के हिसाब से लिखा है। अब करना क्या है, ये वेवलेंथ आपको जो है वो किसी एल्गी को देनी है। एल्गी को, अब इन्होंने कौन सी एल्गी, एल्गी एक्वाटिक प्लांट होते हैं, आपने चूज किया या प्लांट किंगडम में पढ़ा कि ये एल्गी है ना? ये पानी में एल्गी को ग्रो करा रखा है ये। अब ये कौन सी एल्गी है?
अब जो नाम है वो याद कर लीजिए। ये अलगा कौन सा है? ये अलगा है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा कौन सी अलगी है, बता सकते हैं कोई? अगर ये नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में स्पाइरोगायरा ले सकते हो। क्लेडोफोरा या स्पाइरोगायरा किस कलर की अलगी है? ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है? ग्रीन। ग्रीन एल्गी है ना। सिंगल सेल की है, मल्टी सेल की है? मल्टी। ठीक है। कॉलोनियल है, फिलामेंटस है? फिलामेंटस। ब्रांच है, अनब्रांच है? बताओ, अभी तक सही था। Unbranched. अनब्रांच है ना। सो इट्स ऑल अबाउट एल्गी। एल्गी में मेरे पढ़ाने का तरीका जब है तो ऐसे ही है कि क्योंकि एल्गी जो ग्रीन एल्गी आप स्पेशली पढ़ोगे तो उसमें सिंगल सेल का है, फिर मल्टी सेल का है। मल्टी सेल में कॉलोनी है या फिलामेंट है, फिलामेंट है तो ब्रांच है या अनब्रांच है। इसी तरीके से आगे ब्राउन एल्गी है और फिर रेड एल्गी है। खैर, आपने जो बोला वो सब कुछ ठीक था। सो ये ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी हमने क्यों लिया? क्योंकि ग्रीन प्लांट, हायर प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। या मेजोरिटी ऑफ द केस में जो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, आप मान लीजिए कि आपको ब्राउन एल्गी की नहीं पढ़नी, आपको रेड एल्गी की नहीं पढ़नी, आपको ग्रीन की पढ़नी है। और ब्लू ग्रीन यानी साइनोबैक्टीरिया भी ग्रीन है और ग्रीन एल्गी भी ग्रीन है। और फिर ब्रायोटेरिडोजिम्नो एंजियो में जहां जहां ग्रीन कलर है वहां वहां इमेजिन कर लीजिए। होने को और भी फोटोसिंथेसिस है, रेड एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करेगा, बट रेड एल्गी का रिजल्ट ये नहीं आएगा। ये ग्रीन एल्गी है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो आप मान के चलिए कि ग्रीन के हिसाब से रिजल्ट निकल के आएगा। कि अगर इन ग्रीन लड़की को हमने क्या किया, इनको पानी में ग्रो कराया, ये वाटर है। अब जब वाटर में ग्रो कराओगे, मान लीजिए एक कलर की लाइट दी, पहले हमने वायलेट लाइट दी, वायलेट लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगी, ग्रीन एल्गी है, एब्जॉर्ब कर रही है लाइट को, ग्रो करेगी। अब इसकी ग्रोथ कैसे मेजर करोगे? क्या ये पॉसिबल है कि बार बार आप स्पाइरोगायरा या क्लेडोफोरा को निकाल के वजन तोलो? क्योंकि वाटर का स्टेटस भी अलग अलग होता है। और अगर हर बार निकाल के आपने ड्राई करके ड्राई वेट निकाला तो ऐसे तो स्पाइरोगायरा खत्म हो जाएगा। आपका एक्सपेरिमेंट पूरा कैसे होगा? तो ये तो ठीक है कि आप इसे जब लाइट दोगे तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। लाइट हो गई, एल्गी है, पानी में है तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इनफ है तो CO2 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। केवल लाइट को डायरेक्टली ग्रोथ से रिलेट करना है, क्योंकि हमने यही माना था कि लाइट मिलेगी तो प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे ग्रो कर पाना मतलब ग्रोथ का जो पैरामीटर है वो क्या होगा? अगर हम ये माने कि यहाँ पे CO2 फिक्स हो रही है तो पहले भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करना पड़ेगा और फिर हर एक सेकंड पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो आप बता पाओगे कि अच्छा इतनी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई? टेक्निकली नॉट पॉसिबल। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे कहा जाए कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो ऑक्सीजन तो बबल्स की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। कितने बबल्स निकले ऑक्सीजन के? टेक्निकली नॉट पॉसिबल। ऑक्सीजन के बबल आप काउंट नहीं कर सकते। ग्लूकोज कितना बना, ये आप वजन निकाल के मान लो कह भी दें कि सर ड्राई मैटर इतना इंक्रीज कर गया है, बट ये ग्लूकोज इधर वाला ही होगा, फोटोसिंथेसिस वाला ही होगा, कोई और वाला नहीं है। ये भी कैसे कंफर्म होगा? नॉट पॉसिबल। तो फिर एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रही है, इस बात का जस्टिफिकेशन क्या? तो इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज होती है वो केवल एक ही प्रोसेस में होती है, फोटोसिंथेसिस, है ना। ये भी जानते थे और आज तो पूरी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन को रिलीज करने का एक ही तरीका है बायोलॉजिकली, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का हो, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो बबल्स की फॉर्म में रिलीज हो रही है, पता कैसे चलेगा? तो इन्होंने क्या किया, इस वाटर के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया मिला दिए। जब एरोबिक बैक्टीरिया वाटर के अंदर मिला दिए जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बैक्टीरिया का सस्पेंशन बन जाएगा, बैक्टीरियल सस्पेंशन। बैक्टीरिया पानी में घोल दिए। अब क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया है तो उन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन रिलीज होगी फोटोसिंथेसिस से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि जब हम वायलेट कलर की लाइट देंगे तो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया की कॉलोनी कितनी बनेगी। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो अपनी कॉलोनी बनाएगा ना, डिवाइड करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से रिलीज हो रही है। तो जितनी ज्यादा बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी इसका मतलब उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी। इट मीन्स कि उतनी ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई होगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी इन द सस्पेंशन इज इक्वल टू फोटोसिंथेटिक रेट। मतलब ऑक्सीजन के रिलीज होना
फोटोसिंथेटिक रेट के एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। जितनी फोटोसिंथेसिस उतनी रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, और जितनी ऑक्सीजन रिलीज होगी उतनी ही यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी नजर आएंगी, है ना, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। क्लियर? तो बैक्टीरिया की कॉलोनी होने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। इस बात को इन्होंने प्रूव किया। ठीक है, हटा दो शीट, नेक्स्ट पेज पे जाना है। Yes, sir. यस सर। अब नेक्स्ट पेज पे जाने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी, is directly proportional to release of oxygen. रिलीज ऑफ ऑक्सीजन क्या बन गया आगे जाके? फोटोसिंथेटिक रेट। और फोटोसिंथेटिक रेट किस फॉर्म में आएगा? ये आएगा वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अलग अलग कलर की लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट मेजर करना था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया गया। एक तरफ तो है वेवलेंथ लैम्डा, आगे से याद रखिएगा कि हम वेवलेंथ पे जा रहे हैं, लाइक 400, 500, 600, 700। वेवलेंथ नैनोमीटर में होती है, इन नैनोमीटर। और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? वाई एक्सिस पे हमने ले लिया फोटोसिंथेटिक रेट। फोटोसिंथेटिक रेट का पैरामीटर क्या बन गया? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और इसके बाद हमेशा वाई एक्सिस पे आप रिलीज ऑफ ऑक्सीजन लिखोगे, दैट इज इक्वल टू फोटोसिंथेटिक रेट। और एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है, चाहे यहाँ पे आप वेवलेंथ ले लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ले लो, चाहे लाइट का ड्यूरेशन ले लो, चाहे क्लोरोफिल का अमाउंट ले लो, कुछ भी अलग अलग केस में आपका अलग अलग आ जाएगा। फिर आपका जो है वो यहाँ पे एक ग्राफ बन के आ जाएगा लाइक दिस। ये रफली ग्राफ है ना, ये कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, कम होगा, फिर बीच में जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, लाइक दिस, है ना। इस ग्राफ को आगे हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। अभी लिख लीजिए, बाद में समझ में आ जाएगा आपको कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। प्रोबेबली, क्योंकि इन्होंने नाम नहीं दिया था, एंगलमैन ने इस ग्राफ को प्लॉट जरूर किया था कि हम, क्योंकि इनका काम तो यही था। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब यहाँ से 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ आती है। तो इस वेवलेंथ के अंदर जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट कहाँ से शुरू होती है? मैंने अभी आपको बताया, ये मान लीजिए ये 400 नैनोमीटर है, और यहां से लेके आप मान लीजिए कि ये 700 नैनोमीटर एनएम, ये हमारा विजिबल लाइट है। इसमें आपके सातों कलर आ जाएंगे, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसका मतलब आप जब वायलेट रीजन में जाओगे तो फोटोसिंथेसिस कितनी हुई, तो आपने डॉट लगा दिया। फिर आप इंडिगो में गए तो कितना है, फिर आप ब्लू में गए तो कितना है, फिर आप ग्रीन में आए तो यहाँ से यहाँ तक है, फिर आपको येलो में यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है, रेड यहाँ पे, फिर ऐसे, और आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो एक ग्राफ बन के आ गया। दैट ग्राफ इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एंगलमैन ने क्या किया? एक्शन स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो ये। और ग्रीन एल्गी के पिगमेंट कौन से होते हैं बताओ? आप लोग पढ़ चुके होंगे प्लांट किंगडम में। बोलो, ग्रीन एल्गी में पिगमेंट्स पढ़े? हाँ, Chlorophyll A, B, carotenoids. और कैरोटेनॉइड्स। तो ग्रीन पिगमेंट तो क्लोरोफिल ही होता है, इसका मतलब ये क्लोरोफिल ए और बी है। तो क्लोरोफिल ए और बी का जो एब्जॉर्प्शन होगा वही फोटोसिंथेसिस का रेट डिसाइड करेगा। इसको बोलते तो एक्शन स्पेक्ट्रम है, पिगमेंट के हिसाब से एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन और एक्शन दो अलग अलग चीजें हैं, हम अभी ये पढ़ लें, इसके बाद पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन और एक्शन का डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम अगर कहा जाए ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो एंगलमैन ने ग्राफ प्लॉट किया है, दिस वाज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहली बार हमें पता चला कि वेवलेंथ बढ़ाने पे फोटोसिंथेसिस का रेट कब ज्यादा और कब कम होगा। दो रीजन में मैक्सिमम आएगा, एक ये रीजन है, ये आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, यहाँ पे खत्म होता है, और ये ग्रीन आता है। ग्रीन कलर की लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देगा, ग्रीन रीजन में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती,
तभी तो प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं ना, एज पर फिजिक्स, कि हमें जो कलर दिखाई दे रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसका मतलब वो उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो प्लांट अगर ग्रीन कलर के हैं तो इसका मतलब ग्रीन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, एब्जॉर्ब क्या होगी, वायलेट, इंडिगो ब्लू या येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें से वायलेट, इंडिगो ब्लू में वेवलेंथ वायलेट की सबसे कम है, इंडिगो की और ज्यादा, ब्लू की और ज्यादा, ग्रीन की ज्यादा तो है लेकिन ग्रीन में तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, फिर येलो, ऑरेंज, रेड आएगा। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, इनके कंक्लूजन क्या किया है ये, कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर पूछा जाए तो ये किस में होगी, रेड लाइट में, फॉलोड बाय ब्लू। अगर सेकंड मैक्सिमम पूछा जाए तो ब्लू। आपको ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि इस जोन में सबसे ज्यादा ब्लू लाइट की है वेवलेंथ, तो ब्लू में मैक्सिमम, इस जोन में सबसे ज्यादा रेड की है तो रेड में मैक्सिमम, ग्रीन में नहीं होती है ना, मिनिमम और नो फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लाइट। सर ग्राफ के हिसाब से फिर ब्लू में रेड से ज्यादा नहीं है? तो ये अलग अलग, क्योंकि जब आप ये लाइट यूज करोगे रेड, ब्लू, ग्रीन, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, पहली चीज है ना। और पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन और प्रोसेस का एक्शन दो अलग अलग ग्राफ होते हैं, है ना, हम अगली क्लास में वहां तक पहुंच जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। एक्शन स्पेक्ट्रम के हिसाब से ये आपको याद रखना है ना। ये ग्राफ ऐसे भी रफली मैंने बनाया है और इवन एनसीईआरटी के भी जो ग्राफ है वो रफ है, आपका जो डेटा लिखा हुआ है वो सही है, ग्राफ रफली है, उनमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आपको नहीं समझ में आएगी, है ना। आपको बस याद ये रखना है कि रेड में मैक्सिमम फॉलोड बाय ब्लू, अगर रेड ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड मैक्सिमम ब्लू लाइट आएगा। और ये सिंपल वेवलेंथ का क्राइटेरिया, वेवलेंथ बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू में सबसे ज्यादा ब्लू की है तो इस रीजन में पीक आ गई, फिर येलो, ऑरेंज, रेड में सबसे ज्यादा इसमें की है। अगर आप ये कहें कि सर ब्लू को मैं रेड से कंपेयर करूं तो दोनों में ज्यादा किसकी है, मैंने तो ब्लू में बड़ी पीक बनाई है, तो एक्चुअली ये क्लोरोफिल ए का है इसलिए ऐसा है। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए के अलावा भी तो पिगमेंट होंगे, जब आप ग्रीन एल्गी में मान लीजिए पिगमेंट लोगे तो क्लोरोफिल ए भी होगा, बी भी होगा, कैरोटीनॉइड भी होगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो तीनों का आएगा, एक का नहीं आएगा। तो तीनों का प्रोडक्ट आएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे तो हम एक के हिसाब से देख रहे हैं और पूछा तीनों का जाएगा, तो ये एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब है ओवरऑल और एब्जॉर्प्शन का मतलब है एक एक पिगमेंट का अलग अलग। तो अभी हमने एब्जॉर्प्शन और एक्शन की कोई डिटेल बात नहीं की, अभी तो ये आपको याद रखना है कि जब क्लैडोफोरा पे काम किया गया तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, उसके बाद ब्लू लाइट में, ग्रीन में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर मान लीजिए चौथा ऑप्शन में व्हाइट लाइट लिख दूं और फिर आपसे पूछूं मैक्सिमम किस में होगी, बताओ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट का है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन, और ऑप्शन में दिया है रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, व्हाइट लाइट। वाइट लाइट। क्यों? क्योंकि रेड तो उसमें है ही और बाकियों से भी थोड़ी सी तो हो ही रही है। हाँ, व्हाइट लाइट में 6 कलर की लाइट के हिसाब से आएगा, मान लीजिए ग्रीन प्लांट होगा तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देगा ना, बाकी 6 कलर का सम आएगा, है ना। दैट्स वाई ये जो आपने लिखा कि ये मोनोक्रोमेटिक का रिजल्ट है और जो ग्राफ है वो पूरा एक है, तो ये और ये मैच नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट में अगर आप देंगे तो अलग अलग आएगा, और मोनोक्रोमेटिक लाइट में जब एक कलर की लाइट है तो पिगमेंट भी कोई एक ही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये पहला था तो उन्होंने तो ये कहा कि हम क्लैडोफोरा में ओवरऑल रिलीज ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं, यानी पूरा प्रोसेस देख रहे हैं, लेकिन लाइट हम एक कलर की देंगे, इसीलिए ये एब्जॉर्प्शन ना होके एक्शन स्पेक्ट्रा बना। अगर आप क्लोरोफिल ए का लोगे तो अलग आएगा 7 कलर के लिए, क्लोरोफिल बी का ग्राफ अलग आएगा, बीटा कैरोटीन का अलग आएगा, हर प्लांट के पिगमेंट अलग अलग होते हैं तो सबका अलग अलग आएगा। तो दोज विल बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना। एब्जॉर्प्शन और एक्शन में डिफरेंस ये कि एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है और ऐसे 50 स्टेप मिला के पूरे प्रोसेस का रिजल्ट आएगा, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। या जैसे मैंने आपको पढ़ाया तो वो पहला स्टेप है कि मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद खुद से पढ़ोगे, याद रखोगे, 2 साल के बाद मेन एग्जाम में पहुंचोगे, टाइम पे पेपर क्लियर करोगे, तब कहीं जाके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट इज योर सिलेक्शन। तो सिलेक्शन और पढ़ने के बीच में बहुत सारी चीजें हैं,
हम ये मान लेते हैं कि वो सारी चीजें नॉर्मली होंगी, तो आपने पढ़ा तो आगे जाके एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। तो एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट स्टेप, एग्जीक्यूशन विल बी द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। तो अगली क्लास जब हम लेंगे कल, तब भी ये बात आएगी कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है और एक्शन क्या होता है। दोनों ग्राफ अलग अलग होते हैं, एनसीईआरटी में दोनों भी बना के दिखाया गया। दोनों ग्राफ एक जैसे नहीं होते, इस बात का प्रूफ ये कि दोनों ओवरलैप नहीं करते। अगर दोनों ग्राफ ओवरलैप कर जाए इसका मतलब दोनों चीजें एक है, लेकिन दोनों ओवरलैप नहीं करते दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सब लोग पिगमेंट हो, मैं एक लाइट सोर्स हो गया कि मैंने तो आपको एक ही बात बोली, मैंने तो सबको रेड लाइट दी, बट एक प्लांट के अंदर अलग अलग पिगमेंट हैं। जैसे इस क्लास के अंदर मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं, तो सबका अलग अलग इनिशिएशन होगा, सब मेरी बात को अलग अलग तरीके से रिप्लाई करेंगे, समझेंगे, और उसके हिसाब से फिर उनका अलग अलग एग्जीक्यूशन आएगा। तो सोर्स तो एक ही हुआ, कलर तो एक ही हुआ, लेकिन सबके ग्राफ अलग अलग बन जाएंगे। ऐसे यहाँ भी आएगा, है ना। ये तो पहला बनाया था, इसलिए दिया गया कि फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम TW एंगलमैन ने बनाया, तो ये पता चल गया, है ना। ये रिजेंबल कर सकता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं हो सकता। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के जो कलर्स हैं ये हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के हिसाब से बता रहे हैं हाँ, क्या? ये एब्जॉर्प्शन के हिसाब से लिए जाते हैं। और सर अगर हमने ये बोला है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में ही होती है, तो फिर अगर हम वाइट लाइट की इक्वल इंटेंसिटी रखें और रेड लाइट की भी, तो फिर ज्यादा तो रेड में नहीं होनी चाहिए। इंटेंसिटी भी अगर आप दोगे तो व्हाइट में तो 7 कलर की लाइट जा रही है ना, तो बेसिकली उसमें से एक हटा दो तो वो 6 कलर का सम हुआ एट द सेम इंटेंसिटी, और रेड तो एक कलर का है एट द सेम इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई बट कलर वेरिएबल हो गए, तो अब 6 के हिसाब से जो रेट आएगा वही तो आएगा। नहीं आप सर, एक जब बार में अमाउंट इक्वल है तो बाकी के जो 5 कलर्स हैं वो तो कम ही फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं कंपैरिजन में, और उनकी जगह पे वहां पे रेड ही है, वो उनसे ज्यादा आप करवा कम, रहा है। तो हाँ, तो आप अब जैसे क्या है कि आपने एक मान लीजिए 1 घंटे के लिए रेड लाइट दी, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, हम छोड़ देते हैं। एक आपने इंटेंसिटी पे रेड कलर की लाइट दी, क्योंकि इंटेंसिटी भी वेरिएबल हो सकती है, हम मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट है। 1 घंटे के लिए रेड लाइट दी और 1 घंटे के लिए व्हाइट लाइट दी। तो व्हाइट लाइट में 1 घंटे की रेड तो आई गई, बट 1 घंटे की और कलर भी तो आए, तो उनका भी तो रिस्पॉन्स फाइनल जो एक्शन स्पेक्ट्रा बनेगा उस पर ओवरलैप करेगा ना। यस ये बात है। तो दैट इज वाई कि व्हाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो गई इन कंपैरिजन टू मोनोक्रोमेटिक। किसी भी मोनोक्रोमेटिक को अगर आप कंपेयर करते तो व्हाइट लाइट में मैक्सिमम आती, बिकॉज व्हाइट लाइट तो सबका सम है ना, जबकि मोनोक्रोमेटिक में तो एट ए टाइम कोई एक कलर दिया जाएगा इफ द इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट, और अगर इंटेंसिटी वेरिएबल कर दोगे तो फिर कुछ वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है कि सर आप जेड एक्सेस बना दो, आप 3 कोऑर्डिनेट एक साथ ले लो। बायोलॉजिकली आपको 2 ही वेरिएबल मिल सकते हैं। बायोलॉजिकली ये जेड एक्सेस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक वेरिएबल और एक प्रोसेस का रेट। जैसे मान लीजिए हम ट्रांसपिरेशन का भी बनाते तो हमने लिखा कि CO2 बढ़ जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो आएगा स्टोमेटा का क्लोजर और यहाँ पे आएगा CO2 की कॉन्सेंट्रेशन। अब आप ये तो ना कह सकते हो कि हम CO2 की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज कर रहे हैं और हम वाटर का स्टेटस भी चेंज कर रहे हैं, अब बताओ क्या बनेगा। तो बायोलॉजिकली ये नहीं हो सकता है ना। थोड़ी देर पहले जब मैंने बोला था तो पर्पस मेरा यही था कि वेरिएबल हो तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आगे हम अभी एक लॉ पढ़ेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि ऑल अदर फैक्टर्स आर नॉट लिमिटिंग। अब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, आप में से कोई भी पढ़ रहा है और मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हो क्या रहा है, आप किसी को भूख लगी है तो उसका दिमाग तो उस चीज में होगा ना कि मेरा पेट खाली है, वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं। या किसी को कोई और काम होगा तो दिमाग वहां पे होगा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि बाकी कोई फैक्टर लिमिट नहीं कर रहा, तो मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगी तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो ये हम कंसिडरेशन हमेशा लेके चलेंगे किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, कि अदर फैक्टर्स आर नॉट लिमिटिंग। जब वो लिमिट कर जाएंगे तो फिर तो ग्राफ चेंज हो जाएगा ना। ग्राफ चेंज हो गया मतलब रेट बदल गया प्रोसेस, और हम तो जो रेट पढ़ रहे हैं वो एक वेरिएबल के हिसाब से पढ़ते हैं। तो इसलिए ये बात हमारे मैथमेटिक्स में आप मल्टीपल वेरिएबल ला सकते हो, बायोलॉजिकली एक ही वेरिएबल एट द टाइम होगा। और आगे ये कई जगह लिखा होगा कि हम ये कांस्टेंट करके ये वेरिएबल कर रहे हैं, लाइक लाइट और CO2। ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चंस आते हैं लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। तो जब CO2 को वेरिएबल करोगे तो लाइट कांस्टेंट कर दोगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लाइट को वेरिएबल किया, रेट पढ़ा, तो अब मैं आपसे कह दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाते जा रहे हैं, अब क्या होगा। तो ऐसा कोई ग्राफ नहीं बनेगा बायोलॉजिकली,
आपको मानना पड़ेगा कि एट द कांस्टेंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएं तो रेट में चेंजेस क्या आएंगे, या उल्टा कह लीजिए कि मैं यहाँ पे रेड लाइट रखूंगा, एट द कांस्टेंट वेवलेंथ अगर मैं CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो चेंजेस क्या क्या आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट कांस्टेंट है, मैं क्लोरोफिल का अमाउंट बढ़ाता जाऊं लीफ में, लाइट ग्रीन से लेके डार्क ग्रीन कलर की लीफ है, तो फोटोसिंथेसिस के रेट में क्या चेंज आएगा। वेरिएबल एक ही रखना है, दो नहीं रखने। सो आपकी बुक में लिखा है बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब इन 4 एक्सपेरिमेंट के बाद हम ये जान पाए कि इस पूरे प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है। यहाँ पे हमें जो है वो सनलाइट चाहिए। अभी भी किसी ने क्लोरोफिल के बारे में कोई बात नहीं की है, तो यहाँ पे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट होने चाहिए। बनेगा शुगर, शुगर का जर्नल फार्मूला होता है CH2O होल N, कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला यही है C6H12O6। अगर N इक्वल्स टू 6 कर दोगे तो C6H12O6 बन जाएगा ग्लूकोज। तो यहाँ पे शुगर की सिंथेसिस होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो पूरे 4 एक्सपेरिमेंट के बाद हम जो जान पाए वो ये। यहां तक आ गए हम। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी हम यहां तक चीजों को समझ पाए कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। अब इसके आगे साइंटिस्ट पे चलते हैं। अब एक और दिमाग गया किसी साइंटिस्ट का इस बात को लेके कि ऑक्सीजन ग्लूकोज में भी है, ऑक्सीजन रिलीज भी हो रही है, ऑक्सीजन CO2 में भी है, ऑक्सीजन वाटर में भी है। मुझे पता ये करना है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कौन सी है, वो वाटर वाली है या वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली। या ये भी कह सकते हो कि जो ऑक्सीजन ग्लूकोज यानी शुगर में है वो कौन सी है, CO2 वाली है या वाटर वाली। सो ये किसने पता किया। अब इसमें नेक्स्ट पर्सन का नाम आएगा, वैन नील या कॉर्नीलियस नाम है इनका, वैन नील। सिर्फ नील भी याद रखोगे तो चलेगा। 1897 से 1985, हालांकि अभी तक ये ईयर कभी नहीं पूछे गए, बट क्योंकि एनसीईआरटी में है एडवाइजेबल तो यही रहेगा कि आप याद कर पाए, इट्स गुड। पूछे नहीं गए हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अब वैन नील का क्वेश्चन क्या था। वैन नील का कॉन्सेप्ट या वैन नील के दिमाग में ये चल रहा था कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कौन सी होती है, वेदर इट बिलोंग्स टू CO2 या वेदर इट बिलोंग्स टू वाटर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किए, अपने बैक्टीरिया पे किए, है ना। इन्होंने क्या किया, वाइल वर्किंग ऑन, ये वो है जो भी मैं आपसे पूछ रहा था, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया वाली, वाइल वर्किंग ऑन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जब भी कभी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पूछा जाएगा तो उसमें साइनोबैक्टीरिया नहीं लाना है। साइनोबैक्टीरिया को इनके टाइम तक ब्लू ग्रीन एल्गी में माना जाता था। तब तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था, तो साइनोबैक्टीरिया प्लांट किंगडम का पार्ट है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिकॉज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच वेटेकर ने ब्लू ग्रीन एल्गी को निकाल के साइनोबैक्टीरिया की फॉर्म में मोनेरा में डाल दिया, वो बात की बात है। तो इनके टाइम पे बैक्टीरिया का मतलब था फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये दो हैं। एक कहलाते हैं ग्रीन सल्फर, जो ग्रीन कलर के होंगे, और एक होते हैं पर्पल सल्फर, जो पर्पल कलर के हैं। दो ही कैटेगरी हैं। तो कभी भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पूछा जाए या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कहा जाए तो ये वाली जो अभी आप पढ़ने वाले हैं इसकी बात होगी। और फिर इसके अलावा कभी फोटोसिंथेसिस कहा जाए तो जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो बात है। सो व्हाइल वर्किंग ऑन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इन्होंने ये प्रूव किया, ही प्रूव दैट oxygen released during photosynthesis comes from, he proved that oxygen released during photosynthesis comes from splitting of water
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हुई, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो लाइट की प्रेजेंस में ही हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दिस इज कॉल्ड, आगे आपकी बुक में हेडिंग भी दी है छोटी सी, फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वैन नील ने ये प्रूव किया कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर स्प्लिट करता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। कैसे प्रूव किया? इन्होंने ये करा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मान लीजिए अगर यहाँ पे H2A होता इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पिगमेंट लिख रहा हूं क्योंकि बैक्टीरिया के पिगमेंट अलग होते हैं, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता। तो यहाँ पे CH2O होल N, शुगर तो एज यूजुअल बनेगी बट यहाँ पे A मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अगर H2O होगा तो यहाँ पे O2 मिल गया था, है ना? तो इन्होंने क्या किया कि ये वाला स्टेप कंसिडर किया कि अगर हम यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल आप लेते हैं, वाटर लें या कोई और लें, वो बेसिकली है क्या? ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका काम क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब मान लीजिए यहाँ पे वाटर होता, CO2 प्लस वाटर, तो आप क्या बनाते? सनलाइट। अब तो लिख सकते हैं क्लोरोफिल, यहाँ पे अभी आपने लिखा CH2O होल N, और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या होगा? ये जो वाटर है, ये वाटर क्या करेगा? ये वाटर स्प्लिट करेगा, 2 प्रोटॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन में, हाफ ऑक्सीजन में। ये वो ऑक्सीजन है जो रिलीज होगी। ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके रिड्यूस कर देगा और ग्लूकोज बना देगा। CO2 से अगर आपने कहा कि रिडक्टिव प्रोसेस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेसिकली ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहां से आए? वाटर से आए। तो वाटर का रोल क्या हो गया? ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर का ही तो काम कर रहा है। ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ऑक्सीजन रिलीज हो गई तो ये क्या बन गया? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जैसे अभी हमने लिखा था स्टार्टिंग में कि ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो गया। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है? इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो वैन नील का एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक्चुअली जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S। यहाँ पे आएगा सनलाइट और यहाँ पे पिगमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया के पिगमेंट अलग हैं, क्लोरोफिल नहीं है। यहाँ बनेगा ग्लूकोज एज यूजुअल, और यहाँ पे आएगा सल्फर S। अब यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया ना कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही थी वो वाटर की स्प्लिटिंग से आई। क्योंकि अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड दोगे तो ग्लूकोज की सिंथेसिस तो हो जाएगी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी वो कहां से रिलीज हो रही थी? वो वाटर की स्प्लिटिंग से रिलीज हो रही थी। ये सल्फर अगर किसी से रिएक्ट कर जाएगा तो सल्फर का कोई भी कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, इसलिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाती है एनऑक्सीजेनिक, बिना ऑक्सीजन वाली, या इसको बोलते हैं बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। कभी भी ये कहा जाए कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस क्या है, तो उसका मतलब ये है, एनऑक्सीजेनिक और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कहते हैं इसे। सो बाय यूजिंग photosynthetic bacteria, that is green sulfur and purple sulfur bacteria, उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर यूज किया, और फिर रिएक्शन में स्टडी किया तो पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि पानी है ही नहीं, इसीलिए तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही। इन्होंने अपने हिसाब से इस चीज को कंक्लूड किया कि क्योंकि यहाँ वाटर नहीं है इसलिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ H2S है तो यहाँ पे सल्फर आ गया, यहाँ पे H2A होता तो यहाँ A आ जाता, यहाँ H2O है तो यहाँ पे O आ गया था। ये नॉर्मल है, ये बैक्टीरिया। तो बेसिकली यहाँ पे पर्पस कितना हो रहा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली कितना काम हो रहा है? काम केवल इतना ही है कि यहाँ जो भी यूज करोगे दैट इज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर। तो वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनर है, इस बात से इस चीज को कंफर्म किया गया है। सर एक बार पीछे वाला पेज कर देना। इस तरह हो गया।
हो गया सर। हो गया। सो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन रिलीज है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके बाद भी 1-2% होता ही है हर जगह की। अब इस कॉन्सेप्ट को भी दिया जब कि भाई या तो सीधा सीधा क्लू समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये था कि हो सकता है कि रिएक्शन तो यही होती हो, लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो बैक्टीरिया ने किसी और काम के लिए यूज कर ली, तो आपको पता ही नहीं चला कि ऑक्सीजन है या नहीं है। हो सकता है यहाँ वाटर होता हो, लेकिन वाटर स्प्लिट तो हुआ लेकिन किसी और काम में चला गया। ये तो नहीं कह सकते कि वाटर यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दिखाई थोड़ा ना दे रहे हैं, मैं तो उनको टेस्ट करके देख रहा हूँ, चीजों को पता कर हो रहा है कि या नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस बात से जस्टिफाइड नहीं हुए, तो फिर उसके लिए इसी एक्सपेरिमेंट का फर्दर कंफर्मेशन किया। यहां तक तो एनसीईआरटी में गिवन है। अर्ली एक्सपेरिमेंट में 5 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन है, प्रिस्टले, आइंगनहॉस, जेवीसैक, एंगलमैन, वैन नील। जो छठा आप लिखने वाले हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट का कंफर्मेशन है, आपको याद रखना है। दैट इज रूबेन एंड कैमन। ये 1941। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप यूज किया है ना, यूजिंग O18। ऑक्सीजन का मास आपने 16 पढ़ा होगा, ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप क्या होता है, O18। यूजिंग O18 रेडियो आइसोटोप ही कंफर्म्ड, इन्होंने कंफर्म किया वैन नील फाइंडिंग्स। जो वैन नील ने दिया था उस बात को कंफर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया। और जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज किया तो यहां से कंफर्म हो गया। इन्होंने क्या किया, O18 रेडियो आइसोटोप ऑक्सीजन का है, उसको लेके लैब में वाटर बनाया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के वाटर बनाया। तो वाटर कैसा हो गया, O18 वाला हो गया। अब इस O18 वाले वाटर को एक प्लांट को इरिगेट किया, लैब में एक प्लांट ग्रो कराया, जिसको पानी कौन सा दिया गया है, वो पानी दिया गया जो लैब में रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करके बनाया। तो यहाँ पे क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हुआ H2O जिसमें O18 है। और फिर इस प्लांट में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की रिलीज को देखा गया। तो ये पता चला कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसमें रेडियो एक्टिविटी है। अब क्योंकि नेचर में तो रेडियो एक्टिविटी केवल रेडियो एक्टिव आइसोटोप में थी और वो केवल एक ही फॉर्म में दिया गया, दैट इज वाटर। तो इससे 100% ये कंफर्म हो गया कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो ये वाला ही होगा, प्लांट में कहीं और आ नहीं सकता। नेचर में ऑक्सीजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर प्लांट में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वही होगा जो हमने दिया, जो O18 आइसोटोप इन्होंने दिया वही वहां रिलीज हो गया। तो इस बात से ये 100% कंफर्म हो गया कि वैन नील ने जो कहा वो सही कहा। अगर कभी आता है कि ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाज प्रूवन बाय, तो उसका आंसर वैन नील ही आएगा, अनटिल अनलेस ये ना लिखा हो कि यूजिंग रेडियो आइसोटोप वाज प्रूवन बाय, तो आंसर रूबेन एंड कामन आएगा। तो नील की फाइंडिंग्स का ही कंफर्मेशन है जो रूबेन एंड कामन ने O18 को यूज करके किया गया। और फिर जब ये रेडियो आइसोटोप की टेक्निक आ गई तो फिर लोगों ने अलग अलग तरीके से, एक बार ऐसे भी किया गया कि इस वाले को दे दिया गया, CO2 में जो O है वो 18 कर दिया गया, तो लोगों ने ये कंफर्म कर दिया कि जो शुगर बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनेगी, यहाँ भी रेडियो आइसोटोप यूज करना पड़ेगा। या कार्बन को C12 की जगह C14 रेडियो एक्टिव कार्बन ले लो तो आपको रेडियो एक्टिव शुगर मिल जाएगी, तो भी ये कंफर्म हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लूकोज में चेंज होती है, कोई और कार्बन का सोर्स प्लांट में नहीं होता। तो अलग अलग रेडियो आइसोटोप्स को यूज करके काम किया गया, बट O18 याद रखिए कि O18 से नील की फाइंडिंग्स को कंफर्म किया गया। यहां तक आके हमें इक्वेशन फाइनल मिल गई जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6CO2 12H2O, क्योंकि 12H2O जब आप लिखोगे तो ही आप इस बात पे पहुंच पाओगे ना। आपने पूछा था कि सर यहाँ पे 12H2O क्यों है, ये 12H2O लिखोगे क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग से ही ऑक्सीजन आएगी। तो अगर यहाँ पे 6 ऑक्सीजन चाहिए जैसा हम पहले मान रहे थे,
तो डेफिनेटली यहाँ पे 12 वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना पड़ेगा तो ही 6O2 आएगा, और फिर बैलेंस करने के टाइम पे आपको ये मेटाबॉलिक वाटर मिल जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट वाटर स्प्लिट होगा देन ओनली ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये वैन नील और रूबन एंड कामन ने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ। सो हमने 6 साइंटिस्ट के बारे में अभी पढ़ा कि अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे, है ना। इसके बाद सॉरी, इसके बाद बाकी और भी साइंटिस्ट हैं जिनके कंट्रीब्यूशन को हमें पढ़ना है। हालांकि वो चैप्टर में बीच बीच में दिए हैं, बट मैं आपको शुरू में ही करा दूंगा सो दैट एक माइंड में रहेगा कि अच्छा इतने साइंटिस्ट मुझे पढ़ने हैं या इन सब के नाम के बारे में मुझे जानना है ना। एक ही बात है, चाहे आप उन्हें चैप्टर के बीच में पढ़ो या उनको स्टार्टिंग में पढ़ लो, है ना। चैप्टर के बीच में पढ़ोगे तो बार बार डिस्कवरीज की बात आएगी, ऐसे ही है कि एक जगह हो जाएगा। सो कल हम पढ़ेंगे। सर इसके लिए भी कोई एक्सपेरिमेंट है कि वाटर भी एसेंशियल होता है? वाटर एसेंशियल होता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट एक्चुअली बहुत पहले, जो ये आपने कभी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी लिखा होगा, स्टीफन हेल्स, जो मैंने बोला था कि प्रिस्टले से पहले भी एक्सपेरिमेंट थे। प्रिस्टले से पहले के जो एक्सपेरिमेंट थे वो हमने पढ़े नहीं, उन्हीं में प्रूव कर दिया गया था कि वाटर इज एसेंशियल, वाटर एंड सॉइल इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो वाटर की एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया तो जेवी सैक ने भी पहले से ही पढ़ रखे हैं। बिना पानी के तो प्लांट ग्रो ही नहीं करते, पानी के साथ साथ मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। ये स्टीफन हेल्स ने किया था एक्सपेरिमेंट 15 सेंचुरी में, जो आपकी बुक में दिया नहीं है, आपकी बुक में 17 सेंचुरी से आगे का दिया है। ओके सर। बस ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मुझे हमेशा से लगता है कि 1770 में जोसेफ प्रिस्टले जहाँ फोटोसिंथेसिस जैसी चीज को पढ़ रहे थे, इंडिया में जो है वो मुगलों का राज था और वो अपनी दुनिया में मस्त थे। तो इंडियंस कहीं भी साइंस में बहुत पीछे हैं, बहुत गिने चुने हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में साइंस नहीं है, बट ये जरूर है कि हाँ, अगर एक रेस की बात की जाए तो रेस में इंडिया शायद बहुत पीछे है, डेवलप कंट्री बहुत ज्यादा आगे। खैर, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कल और साइंटिस्ट के बारे में। वारबर्ग है, एमरसन एंड अर्नोल्ड है, और इसमें कैल्विन आएगा, हैचेनस्लैक आएगा, है ना, रॉबर्ट हिल, इन सब के बारे में, इनके भी कंट्रीब्यूशन एनसीईआरटी में है। ये सब भी हमें पढ़ना है। क्लियर? आज के लिए इतना ही, बाकी कल। सर हाँ बोलो। मेंटल न्यूट्रिशन से एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, बताओ। सर एनसीईआरटी में ना उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि इंडस्ट्रियल कंबस्शन, फॉरेस्ट फायर्स और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वगैरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आते हैं, तो वो भी हो जाते होंगे। तो फिर वो हमने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो पढ़ी है वो N2 के फॉर्म में होती है, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उससे अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तब वो बैक्टीरियाज वगैरह एक्ट करते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पे कौन एक्ट करता है? उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस ही लेंगे, मतलब जैसे इंडस्ट्रीज में बहुत कुछ है, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मान लीजिए नाइट्रस का ऑक्साइड में N2O निकला। अब N2O का क्या होगा? N2O केमिकल रिएक्शन के बाद NO2 नेगेटिव या NO3 नेगेटिव में ही चेंज होगा, और फिर जब चेंज हो जाएगा तो वहां से वो काम बैक्टीरिया शुरू कर देंगे। तो क्योंकि ये जो सोर्सेस लिखे में हैं, चेंज हो जाएगा आयंस के फॉर्म में। हाँ, उसके लिए पूरी रिएक्शन है, वाटर से रिएक्ट करा के आप कर सकते हो। N2O को अगर आपको चेंज करना है HNO2 में, आप N2O से जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाओगे, H पॉजिटिव अलग और NO3 नेगेटिव अलग। ऐसे ही आप कोई और मतलब नाइट्रिक एसिड बना सकते हो, तो इसी तरीके से रिएक्शंस होती हैं। जैसे सल्फर आ गया तो सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड नेचर में कहीं नहीं है, हर चीज के क्या होता है, जैसे आप 12th में जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कि दो तरीके हैं। एक तो होता है नेचुरल वे, नेचर में क्या हो रहा है, तो हमने जितना भी पढ़ा वो नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल है। इसमें वो सारी चीजें हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमारी एक्टिविटी से कुछ और होगा तो वो इसमें एडअप होगा। लाइक कंबंशन हमने किया, नेचर में तो कहीं कंबंशन नहीं होता ना। नेचर में तो कोल अगर मान लीजिए अर्थ क्रस्ट के अंदर है तो नेचर तो कभी उस कोल को बर्न नहीं करती। नेचर में तो कभी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए था, है ना। तो कंबंशन या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या और भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो इन चीजों को इनरिच करेंगी, मतलब वो इस चीज को बढ़ाएंगी। फिर उसमें केमिकल रिएक्शंस के बाद हमें मिलेगा वही।
अगर हम ये कहें कि N2O से कोई NO3 बनाने वाला बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया कोई भी नहीं है, वो प्योरली केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो हमारी वजह से होंगी 100%। ओके सर। और फिर मतलब वो आयनिक फॉर्म में वो नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में अपने आप बन जाएगा, मतलब जिस भी उसके बाद प्रोसेस से उसके बाद बैक्टीरियाज एक्ट कर जाएंगे। हाँ, मतलब उसके लिए आप कोई भी केमिकल प्रोसेस इमेजिन कर सकते हो कि अगर ओके सर। N2O आया तो N2O से आप NO3 नेगेटिव का कोई सॉल्ट कैसे बनाओगे, उसके लिए आप कोई भी केमिकल रिएक्शन जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती हो वो कंसिडर कर सकते हो। ओके सर। जैसे सल्फर का सोर्स सल्फेट हमने लिखा, लेकिन हमने सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं लिखा, जबकि अर्थ में ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड तो एक मेजर पॉल्यूटेंट है ना। आप पॉल्यूशन आप 12th में तो पढ़ोगे बुकिश के हिसाब से, लेकिन आप बीइंग एन 11th स्टूडेंट भी तो पता ही है आपको कि दिल्ली में पॉल्यूशन चल रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल तो बहुत ज्यादा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा, सल्फर साइकिल में ये भी तो आना चाहिए। सल्फर साइकिल अभी आपने पढ़ी नहीं है, 12th की बुक में सल्फर साइकिल भी है, तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ह्यूमन एक्टिविटी है। SO2 से अगर हम सल्फेट में जाएंगे तो ह्यूमन की एक्टिविटी से ही जा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करा के आप सल्फ्यूरिक एसिड बना दो और सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट आयन फिर बैक्टीरिया यूज करके आगे का काम कर सके, बट बैक्टीरिया केवल सल्फेट की फॉर्म में ही यूज कर सकता है। ऐसे ही सर। बैक्टीरिया पड़े उनमें नाइट्रेट और नाइट्राइट और अमोनियम तीन ही आयन आएंगे जहां पे माइक्रोब इन्वॉल्व है। हमारी एक्टिविटी से अगर कोई बनता भी है कॉम्प्लेक्स तो अल्टीमेटली उन्हें इसी में आना पड़ेगा, देन ओनली वो प्लांट सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। ओके सर, क्लियर है। ओके बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, और मिनरल न्यूट्रिशन की डीपीपी अभी अपलोड नहीं हुई है, किसी ने मुझे लिखा था 11th के आपके ग्रुप में किसी ने, मैं एक बार चेक करता हूँ, कल तक आई थिंक मैं बोलूंगा तो वो दोबारा कहीं ना कहीं देख लेंगे उस सेशन। ठीक है, सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।